बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, खैर आफियत से गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, कैसा जा रहा है आपका वेडनेसडे? आज के दिन भी यकीनन तमाम, क्योंकि ये वर्किंग डेज होते हैं, तमाम लोग ऑफिस में जा रहे होते हैं, जो वर्किंग वूमेंस होती हैं वो ऑफिस में, जिस तरह हम भी आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने कामों में आजकल जो है वो बड़े मसरूफ हो गए हैं, क्योंकि ईद की छुट्टियां गुजारने के बाद थोड़ा काम का बर्डन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो लोग उसको फिर हल करने के लिए ज़्यादा जो है वो काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। तो आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। गर्मियों का मौसम है, हम ये टेम्परेचर देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 50 जो है वो क्रॉस कर रहा है, तो आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। कल मैं ऐसे जिम चली गई और मैं जिम में ये सोच रही थी कि इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी हो रही थी कि मैं अब जिम भी नहीं कर पा रही थी। तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इस मौसम में डिहाइड्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखें। आपका और हमारा साथ रहेगा 10 से 12 बजे तक, तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, पहले मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी सबसे पहले डॉक्टर अहमद कुरैशी साहब, जो एक मुल्तान का बड़ा नाम है, जनाब डेंटल सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो है जी वाजिद रजा, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, तबीयत से ठीक है? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा जी, और साथ ही अपने नाज़रीन को बता दूं, ये जो आज मैंने बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, ब्लैक जो है वो मोस्टली लोगों का बड़ा फेवरेट कलर होता है, तो मेरा भी अपना जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट कलर है और बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर जो है वो कढ़ाई हुई है। तो ये है जी रीत रंग एल्विस का। आप उनकी शॉप पर जा सकते हैं, मिकाइल प्लाजा में उनकी शॉप है, बुटीक है, विजिट करें, अपने लिए अच्छे अच्छे जाके ड्रेसेस सेलेक्ट करें, क्योंकि समर है तो समर के लिहाज से बड़े ही अच्छे कलर्स आए हुए हैं, उनकी बड़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई है, तो ज़रूर जाइए, विजिट कीजिएगा। अच्छा जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो पहले इनसे जान लेते हैं ना, आज हम इनसे जो बात करने जा रहे हैं वो आज हम बात करेंगे दांतों पे, क्योंकि डेंटल सर्जन हैं, तो दांतों की केयर कैसे की जा सकती है उसके हवाले से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपके एक्सपीरियंस, आपके वर्किंग के हवाले से जानते हैं ना, फिर उसके बाद आते हैं। मैं यहाँ पे तकरीबन 13 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मुल्तान में, और मेरे एक्सपीरियंसेस ये हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे तो वहाँ पे पेशेंट प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री की तरफ बहुत फोकस करते थे। लाइक when they used to visit us, they used to ask that if something is coming up, कुछ हो तो नहीं रहा मेरे मुंह में। बट यहाँ पे जो मैंने लोगों का फीडबैक देखा वो ये होता है कि जब तक सेल्फ मेडिकेशन करके अपने सारे टोटके आजमा के जब तक सारे तजर्बे नहीं कर चुके होते तब तक उन्हें डेंटिस्ट की याद नहीं आती। तो वो फिर जब हमारे पास आते हैं तो इट्स अ डायलेमा कि उस वक्त उस स्टेज पे दांत होता है कि हम प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री नहीं कर पाते, और फिर हमें एग्रेसिव प्रोसीजर्स लाइक रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स और फिलिंग्स करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो लोगों को अवेयर होना चाहिए कि हाइजीन एक तो हमारा पार्ट ऑफ रिलीजन भी है, एंड इट्स मैंडेटरी कि हर रोज़ रात को सोने से पहले और हर रोज़ नाश्ते के बाद ये 2 एक्टिविटीज़ ही होती हैं ओरल कैविटी में। अगर इन 2 टाइम पे अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन की जाए तो केरीज इंडेक्स, जो दांत में कीड़ा लगता है, उसकी सलाहियत को कम किया जा सकता है, और हेलिटोसिस, बैड ब्रेथ, इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। तो आजकल हम देखते हैं मोस्टली जो हमारे इश्यूज आ रहे हैं, दांत बहुत ज़्यादा कीड़ा लगने की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर हो जाते हैं, दांतों में पिलाहट जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या इश्यूज हैं, किस वजह से ये होते हैं? ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, जो देसी चीज़ें हैं। तो यूज़ ऑफ दीज सिंथेटिक ड्रिंक्स, पेप्सी, कोक, 7 अप, टी, कॉफ़ी, नेस्ले जूसेस, दे ऑल हैव कलर्ड इंग्रेडिएंट्स। तो ये जितने आर्टिफिशियल कलर्स हम ले रहे होते हैं, इनके स्टेन्स इम्पार्ट हो रहे होते हैं दांतों के ऊपर। तो अगेन जितनी भी हम आर्टिफिशियल चीज़ें लेंगे वो आपके दांतों पे रिफ्लेक्ट करती हैं। तो जितनी ऑर्गेनिक्स की तरफ जाएंगे, फ्रेश जूसेस पिएंगे, जो हम बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। चाय यहाँ पे एक नॉर्म है, कॉफ़ी एक नॉर्म है, तो इनके स्टेन्स लगते हैं। बाकी जो बैड हैबिट्स हैं लाइक स्मोकिंग एंड अदर ड्रिंक्स, उनके स्टेन्स लगते हैं। जो मैंने इधर देखा है जनूबी पंजाब में और इस एरिया में ज़्यादा, वो निस्वार, पान, गुटखा, पान चुइंग, इसके हैबिट्स बहुत ज़्यादा हैं।
तो उसके स्टेन्स लगते हैं, क्योंकि जो बीटल नट्स होते हैं, छालिया, उसके सबसे डेंजरस स्टेन्स होते हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट लीथल थिंग्स विच कैन बी यूज, इवन मोर डेंजरस दैन स्मोकिंग, छालिया, बीटल नट च्यूइंग, क्योंकि उससे आपका एक डिजीज है OSF, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, वो डेवलप होने का चांस होता है, जिससे आपकी माउथ ओपनिंग इंतहा से ज्यादा कम हो जाती है। सही, मतलब ये तो काफी नुकसान, ये वो सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टेन्स लगते हैं दांतों पे। और सही, मजीद भी डॉक्टर साहब से जानेंगे। वाजिद हमारे साथ मौजूद हैं, तो वाजिद से भी जानते हैं वाजिद आजकल एक्टिविटीज चल रही हैं। दूसरा, हम आज आपसे बात करेंगे कि जो आजकल यंगस्टर्स हैं और जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो किस तरह कर सकते हैं, क्या उनको मसाइल पेश आते हैं, उस हवाले से बात करेंगे। आजकल की मसरूफियत तो बस काम काम काम, जैसा आपने बताया कि ईद के बाद जो बर्डन थोड़ा सा बढ़ गया और ओवरऑल जो है बस काम ही चल रहा है, काम ही चल रहा है फिलहाल काम चल रहा है। और उसके अलावा क्योंकि गर्मी जैसी भी बात ये काफी ज्यादा है, तो एक तो दिल भी नहीं कर रहा होता सुबह उठ के ऑफिस जाने को। अच्छा, ये एक बड़ा मुश्किल काम है सुबह उठना। हाँ, लेकिन हमने सुबह उठना होता है और हमने यहाँ पे अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो शो करना होता है। बिल्कुल। और बाकी अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से या यूथ के हवाले से, तो चैलेंजेस तो जो है ना वो घर से ही स्टार्ट होते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो है ना इस जनरेशन पे हमको बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, ट्रस्ट इशू है जिसकी वजह से वो कोई भी एक स्टेप लेने से ना थोड़ा सा घबराते हैं। अच्छा, कंफ्यूज रहते हैं, ये एक हकीकत है। कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी काम स्टार्ट करना हो, तो माइंड जो है आपका डबल माइंड। हमारी यूथ अनफॉर्चुनेटली अभी तक कंफ्यूज है। हाँ। यार अच्छा क्या करें। ठीक है, कोविड था और चैलेंज ये है कि अभी तक हमें मार्केट में ना एक एक्सक्यूज देखने को मिल रहा है कि सर कोविड था तो कुछ समझ नहीं आई, कोविड था तो दुनिया बंद थी, और हालांकि कोविड में ही सारी दुनिया चली है। ठीक है, और बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें, और एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कि आईटी इंडस्ट्री और ओवरऑल जो ऑनलाइन बिजनेसेस है ना वो इस टाइम पे एस्टैब्लिश हुए हैं। अगर आप उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर सके तो बाकी तो फिर आपके पास 24 घंटे हैं नहीं, उनको आप फेवरेबल टर्म्स में आप उनको यूज ही नहीं कर सकते। अगर आपने ऑनलाइन तो बहुत इस टाइम हम देखें तो हम बहुत लोग काम कर रहे हैं ऑनलाइन। ऐसा ही है, देखें हमारी हमेशा जो बात होती है ना, और अगर हम लोग बिजनेसेस की भी बात करते हैं तो बिजनेस में हमारा या बच्चे का एक माइंडसेट बना हुआ है कि जी जब तक पैसे नहीं होंगे तब तक मैं काम शुरू नहीं कर सकता। तो उसमें स्किल सेट जो है वो उसकी पोजीशन कहाँ पे। ठीक है, पैसा होना आपके पास जो है ना वो जिसको कहते हैं कि बुद्धि होना, और आपके पास एक आप मैच्योर हो लेकिन आप उन चीज़ों को लेकर चल सकते हो। ठीक है, पैसा होना इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल इम्पोर्टेंट है, बट आपके पास स्किल सेट है, आप उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, या आप जो है वो अपनी तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ को लेकर चल सकते हो, अपनी टीम को लेकर चल सकते हो, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। नहीं कर सकते तो फिर कहाँ पे चैलेंज आ रहा है। अल्टीमेटली हमारा बच्चा जब ग्रेजुएट होकर बाहर निकलता है ना तो वो ब्लेम करना शुरू कर देते हैं इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, नो डाउट इंस्टीट्यूशंस का भी बहुत हद तक हाथ है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस कहाँ तक आपको सपोर्ट करते हैं। अल्टीमेटली हमारा जो एक स्टूडेंट है तो उसके पास हम लोग एक बहुत जर्नल भी जब हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हम बच्चों से एक सवाल करते हैं कि आप टाइम की जो मैनेजमेंट है ना, अपने टाइम की मैनेजमेंट हमें वो बता दें कि 24 घंटे की यूटिलाइजेशन आपकी क्या है। ठीक। तो वो बताता है जी इतने बजे से इतने बजे तक यूनिवर्सिटी था, फिर फ्रेंड्स के साथ था, फिर रात 10 बज गए, फिर सोने चले गए। ओके, उसके बाद क्या कर रहे हो आप, सुबह 10 बजे तक क्या कर रहे हो। ठीक है, हम उठते 9 बजे हैं। ठीक है, लेट जो हमारी रूटीन बनी हुई है अनफॉर्चुनेटली, तो वो चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं। तो फिर डिसीजन तो बहुत बाद में आता है। फिर जाहिर बात है कि फिर हमारी लाइफ के डिसीजंस कोई और ले रहा होगा तो फिर हम अपने अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट ही जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, मोस्टली तो यही होता है ना, हम अपने डिसीजंस में आजाद ही नहीं है, सबसे पहले तो ये बात आ जाती है ना। ये चीज ऐसा है ना डॉक्टर साहब। ऐसा ही है, ऐसा ही है कि जब तक जो है ना वो हम लोग बच्चों को एम्पावर नहीं करेंगे डिसीजंस लेने में। ठीक है, बच्चे गलती नहीं करेंगे तो वो सीखेंगे कहाँ से, ये चीज इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। हाँ, तो स्टार्टअप्स के लिए या छोटे बिजनेसेस के लिए, या वो लोग जो अपने बिजनेसेस कर रहे हैं और अपने बच्चों को वो चाहते हैं कि ठीक है जी अपने जब वो बिजनेस की तरफ वो आए, तो उसके लिए उनको थोड़ा सा फ्री हैंड देना पड़ेगा। सही। ठीक है, फाइनेंशियली सारा कुछ नहीं होते, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है। बिल्कुल। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने बच्चों को एज ए एम्प्लॉय लेकर आए। अगर आप उसको फौरी तौर पे लाके जो है ना वो ठीक है सिल्वर स्पून और गोल्डन स्पून उसको दे के बिठा देंगे ऊपर, तो वो
मैनेजरियल लेवल से नीचे की चीज़ें नहीं स्टार्ट कर सकता। अब उसको एम्प्लॉयमेंट लेवल से आप मैनेजरियल लेवल पर लेकर आएंगे तो चीज़ें आसान होती जाएंगी। अदरवाइज जो है ना वो बिजनेस के अंदर एक टर्म यूज होती है कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग, क्या आप ऊपर से उसको लैंड करवा दोगे लेकिन नीचे की सिचुएशन उसको नहीं पता। हाँ, कि ग्राउंड है या मैं जो है ना वो समंदर में जा रहा हूँ या मैंने अब लैंड कहाँ पे करना है, ऊपर से आप उसको गिरा दें तो वो चीजें जो है ना बच्चों के लिए भी चैलेंजिंग होती हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, दांतों की जो हम सब मेन जो हम रीजन है, एक तो दांत जब गिर जाते हैं और उसके बाद जो है वो मसनूई जो दांत लगाए जाते हैं, इम्प्लांट बेसिकली उसको बोला जाता है। तो उसके हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताइए, क्या तरीक़ेकार है, कैसे किया जाता है, कितना ज़रूरी है? इम्प्लांट्स इज़ वन ऑफ माई स्पेशलिटी, और जिस तरह कहते हैं ना, आपने मेरी दुखती रग को छेड़ दिया यहाँ पे। हमने कहा थोड़ा छेड़ा जाए ताकि हमारे व्यूवर्स को भी पता चले कि आपकी स्पेशलिटी क्या है। एग्जैक्टली। जब मेरी इसमें स्पेशलाइजेशन हुई थी तो जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे उनके लास्ट वर्ड्स यही थे कि द बिगेस्ट डायलेमा इन इम्प्लांट डेंटिस्ट्री वुड बी व्हेन अ सिंपल डेंटिस्ट विल बी प्लेसिंग एन इम्प्लांट। मतलब जब एक आम BDS डॉक्टर शॉर्ट कोर्सेज करके ये प्रोसीजर्स करने शुरू कर देगा तो ये एक डायलेमा होगा। ये दिस इज आई एम कमिंग अक्रॉस दीज डेज। इम्प्लांट्स इज सच अ स्पेशलिटी जिसके अंदर आपके आर्टिफिशियल रूट्स को ग्राफ्ट किया जाता है बोन के अंदर। ठीक है। और जहाँ भी आपका मिसिंग दांत होता है वहाँ एक रूट ग्राफ्ट किया जाता है और उसके ऊपर एक इंडिविजुअल क्राउन लगता है। तो फॉर अ सिंगल मिसिंग टूथ, स्पेशली मीडिया पर्सनस के लिए, और फॉर दोज पीपल हु डोंट हैव टीथ, वेरियस टीथ, इंडिविजुअल टीथ अगर उन्होंने लगवाने हैं तो इम्प्लांट इज द ओनली चॉइस, दिस इज द ओनली वे टू गो। कन्वेंशनली ये होता था कि अगर कोई दांत मिसिंग है तो एडजेसेंट टीथ जो उसके होते हैं, अगला दांत पिछला दांत, उनको छोटा करके उनको शेप करके उन पे कवर चढ़ाए जाते थे, उनकी सपोर्ट पे बीच में क्राउन्स लगा दिए जाते थे जिसको ब्रिज कहते थे। ठीक है। तो इम्प्लांट्स में ये है कि आपके इर्द गिर्द के दांतों को नहीं छेड़ा जाता, जहां दांत नहीं है उसी से ही। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, जुल्फिकार साहब है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? ये दांत के हवाले इसके साथ 62 साल उम्र है, जुल्फिकार मेरा नाम है। तो मेरी ना आखिरी वाली दांत है वो हिल रही है, तो उस हवाले से मुझे डॉक्टर पूछना पड़ा था, कोई तकलीफ नहीं है, दर्द नहीं, तो उस हवाले से मैंने पूछना था। आपके दांत का क्या मसला है? आखिरी दाढ़ हिलती है, हिल रही है, लेकिन दर्द नहीं है, कोई और तकलीफ नहीं है। वो कह रहे हैं आखिरी जो दाढ़ है वो मेरी हिल रही है और उसमें कोई पेन नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट मैं उसका फिर क्या करूं? ये क्वेश्चन है इनका। मतलब ये बिल्कुल रॉ सा क्वेश्चन है, इसके लिए हमें पहले क्लिनिकल एनालिसिस करना होता है। कई दफ़ा शुगर लेवल्स हाई होते हैं तो बोन काफ़ी वीक हुई भी होती है, तो जितने सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो भी वीक हो जाते हैं। तो क्योंकि दांत एक जॉइंट की तरह होता है, ऐसे गॉम्फोसिस कहते हैं, अगर बोन वीक हुई हुई है शुगर लेवल्स हाई होने की वजह से, उससे भी मोबिलिटी आ जाती है। बट ये इनका क्योंकि एक इंडिविजुअल टूथ है तो उसके अंदर कोई पैथोलॉजी हो सकती है, उसके नीचे कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो इट नीड्स टू बी असेस्ड रेडियोग्राफिकली एंड क्लिनिकली। एक्सरेज देख के और क्लिनिकली देख के उस पर कमेंट किया जा सकता है। ऐसी रॉ रैंडम क्या मसला है? अच्छा, ये भी बड़ा मसला होता है ना, दांत हिल जाए तो उसमें वो भी आप जो है ना बड़े डिस्टर्ब रहते हैं, आप खाना पीना आपका सही नहीं होता, आप बहुत ज्यादा ना सो सकते हैं ना वो बड़ा मसला है ये, है ना? अब मैं अपनी फैमिली में 3rd जनरेशन हूँ, मतलब मेरे फादर भी डेंटिस्ट और मेरे बड़े भाई भी डेंटिस्ट, इवन मेरी नीस अभी डेंटिस्ट बनी है। सही। तो हम लोगों में तो जिस तरह हम हाइजीन की इंस्ट्रक्शंस को टीच नहीं करते, प्रीच करते हैं, तबलीग की तरह बताते हैं, जो नहीं भी पूछ रहा हो उसको भी हम बताते हैं कि मिसवाक का क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि मिसवाक इज़ द ओनली थिंग जिससे दांत आपके खिंचते नहीं हैं। बाकी जितने जो मार्केट में अवेलेबल ब्रशेस हैं ये नायलॉन ब्रिस्टल ब्रशेस हैं। नायलॉन ब्रिस्टल्स, ये सारा जो सॉफ्ट मीडियम हार्ड, दिस इज जस्ट अ गिमिक। असली चीज़ क्या है कि ऐसी चीज़ यूज़ की जाए जो खुद एब्रेड हो रही हो, दांतों को एब्रेड ना करे, गम्स को एब्रेड ना करे, क्योंकि जब आपके सपोर्टिंग टिश्यूज एंड एनामल घिसेगा तो ऑब्वियसली उसमें सेंसेशंस भी डेवलप होंगे, मोबिलिटी भी आएगी। तो सबसे पहले द थिंग टू यूज़ इज़ मिसवाक आइडियली। और अगर आप उसमें डेंटिस्ट्री की तरफ आ जाएं, जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, ज़्यादातर चारकोल ब्रिस्टल ब्रशेस डेवलप किए गए हैं। वो मैं बल्कि बोलता भी हूँ कि वो मिसवाक फॉर्मुलेटेड ब्रशेस हैं, उनके ब्लैक ब्रिस्टल्स होते हैं एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो लेंथ में कम होते जाते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं दांतों को खींचने देते,
अपने आप के एक्सपेंस पे, मतलब वो घिस रहे होते हैं, हाँ जी, उसके ब्रिस्टल्स, so they are charcoal brushes, so avoid at all cost all nylon bristle brushes. That is the main reason for teeth going into mobility. क्योंकि आपको कहते हैं ना, एक दांत हो गया आपके चेहरे पे, ये शख्सियत को नुमायां कर रहे होते हैं। अगर आप इनका ही ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर किस तरीके से आप सर्वाइव कर सकते हैं? एग्जैक्टली, दांतों की वजह से आपकी फेस लिफ्ट हो सकती है, आपकी एस्थेटिक्स, आपका मेक ओवर, आपकी फेशियल सिमेट्री। आजकल तो बल्कि हम कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी कर रहे हैं, क्योंकि नॉट ओनली टीथ, आपने इम्प्लांट पूछा था, तो इम्प्लांट से काफ़ी फेस लिफ्ट होती है। लाइक जो ब्रिजेस लगाए जाते थे कन्वेंशनली, वहाँ बोन लॉस होता रहता था जहाँ से रूट निकल जाता था, क्योंकि इसके अंदर रूट वापस आ जाता है तो बोन लॉस को भी प्रिवेंट कर रहा होता है, तो कभी फेस पे रिंकल्स नहीं पड़ते जो लोग इम्प्लांट्स कराते हैं। ठीक है, मतलब ये खवातीन के लिए भी बड़ा अच्छा हो गया ना, रिंकल से जो परेशान है वो। फीमेल्स आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट देयर डार्क सर्कल्स, देयर गमी स्माइल। कुछ पेशेंट्स आते हैं, वो हंसते हैं तो उनके मसूड़े नजर आ रहे होते हैं, तो वो लिप को अपना एनहांस कराते हैं, फेशियल रिजुविनेशन कराते हैं। तो दे आर लॉट in dentistry now, but the thing is people should look for specialists for these procedures. It's a dilemma that कि हम किसी और फील्ड में जाते हैं तो हड्डी का डॉक्टर ऑर्थोपेडिक ढूंढते हैं, हार्ट का कार्डियोलॉजिस्ट ढूंढते हैं। जब डेंटिस्ट्री में आते हैं तो सिंपल डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं। वहाँ पे हम ये नहीं देखते कि कॉस्मेटिक सर्जन है, इम्प्लांटोलॉजिस्ट है, क्योंकि इम्प्लांटोलॉजिस्ट इम्प्लांट लगाएगा, ऑर्थोडोंटिस्ट दांत सीधे करेगा, इसी तरह एंडोडोंटिस्ट रूट कैनाल करेगा। हमारे लोगों को डिफरेंट है, जो कि हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस हवाले से, कि वो कहते हैं कि अगर एक डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं तो वो हमारी सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सबका हल उसी के पास है। एग्जैक्टली, यहाँ पे लोग सोचते हैं कि जो डॉक्टर है उसने FCPS लिखा हुआ है, FCPS उसके साथ फील्ड कौन सी लिखी हुई है। अगर उसने सिर्फ एक ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री लिखी हुई है तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज स्पेशलिस्ट इन फिलिंग्स ओनली। उससे आप सर्जरी नहीं करा सकते, क्योंकि वो सर्जरी में 5 साल उसने ट्रेनिंग नहीं ली हुई, वो बिल्कुल रॉ हैंड है उसका। तो ज़्यादा हैबिट तो लोगों का ये होना चाहिए कि जिस फील्ड से रिलेटेड उनका इशू है उसको थोड़ा सा, आजकल तो गूगल है, जस्ट राइट डाउन कि कौन इस फील्ड का स्पेशलिस्ट है, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, आप गो एंड मीट दैट डॉक्टर। ये ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, आज डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे हम बड़े मुफीद मशवरे लेंगे जो हमारे व्यूअर्स तक पहुँच सके। अच्छा, इसके साथ ही वाजिद, हम तो जान बहुत सारे यंगस्टर्स हैं वो यहाँ से मूव करना चाह रहे होते हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके हवाले से भी हमें बताइएगा क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? कोविड के बाद जो है ना वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा फास्ट होगी ओवरऑल भी, मतलब हमारे पास जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते हैं दे वांट टू गो फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK, स्वीडन, हंगरी, इन तमाम फील्ड में वो कहते हैं कि यार अच्छा मूव करना है। चीज़ ये है कि कोविड में बहुत सारे मामलात हुए इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ पे जब वो ओवरऑल पॉपुलेशन थोड़ी सी कम हो गई, जिसकी वजह से उनके पास मैन पावर कम हो गई। तो इन तमाम जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने ना फिर बॉर्डर्स अपने ओपन कर लिए, इन्होंने कहा कि ठीक है हमें फ़िलहाल तो मैन फोर्स चाहिए। तो उसका हम लोग जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को बताते हैं या जो हमारे पास कपल्स आते हैं उनको हम लोग गाइड करते हैं, उसमें ये होता है कि हम लोग उनको एक जो बड़ा मुफीद रास्ता बताते हैं वो होता है कि थ्रू स्टडी प्लान। ठीक है, अगर तो वो स्टडी प्लान के थ्रू मूव करते हैं तो वो उनके लिए चीज़ें निस्बतन आसान हो जाती हैं। वो इसलिए कि वहाँ पे स्टडी जो है वो उनकी जो क्रेडिट आवर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 120 होते हैं, और इसके अलावा उनके पास जो है ना वो वर्किंग आवर्स इतने होते हैं कि बच्चा सिंपल भी अगर अपनी अर्निंग जनरेट कर रहा हो तो PKR में वो जो है ना वो ऑलमोस्ट 3 लाख तक कमा लेते हैं सुकून से। तो उसके बाद जो टेन्योर होता है वो तकरीबन जो है ना वो 16 मंथ्स का होता है। उसके बाद वो आगे PSW अप्लाई करता है, तो ऑलमोस्ट 3-3.5 साल बच्चा वहाँ पे आराम से लगा कर आता है। अब सिर्फ जो फ़र्क आता है वो ये आता है कि स्टडी प्लान हम लोग बच्चों के लिए इसलिए देते हैं कि बच्चे जाके थोड़ा सा लर्निंग और उसके बाद फिर अपनी अर्निंग्स जनरेट कर लें। बच्चा कहता है कि जी बस आप मुझे विजिट वीज़ा पे भेज दें, ठीक है, या मुझे वर्क वीज़ा पे भेज दें। देखें, वर्क वीज़ा की वो वैल्यू अनटिल अनलेस अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, हाँ, तो उसका जैसे सर बैठे हुए, ठीक है, इनकी एक स्किल है, इसके बिहाफ पे अगर इनको फॉरेन मूव करवाते हैं तो उसका इनको बेनिफिट है। मैं कहूँगी ठीक है मैं आपको लेबर में भेज देता हूँ, उसका बेनिफिट नहीं है, इसलिए कि बच्चा वहां जाके भी हमें गालियां दे रहा होता है। ठीक है, तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास ये होता है कि हम लोग कपल्स को भी, और जो हमारे पास क्योंकि कपल्स में ये होता है कि वो एज ए हम लोग स्पाउस वीज़ा उनको हम लोग ट्रैवल करवाते हैं, और नॉर्मली ये होता है कि जो फीमेल्स होती हैं फीमेल को हम लोग एज ए मेन एप्लीकेंट रखते हैं, और जो उनके हस्बैंड होते हैं वो उनको क्योंकि फिर फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। और सिर्फ सीधी सी बात है कि वेजेस बहुत अच्छे,
जिसकी वजह से वो एक हैंडसम अमाउंट वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, और उसके बाद चाहें तो वहीं पे सेटल हों या वापसी आना चाहें तो वो वापसी का प्लान भी कर सकते हैं। तो 3 से 4 साल के बाद आप वहाँ पे इजीली अपनी PR जो है वो अप्लाई कर सकते हो। हाँ, कुछ चीजें हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो फॉर द ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे जो है वो आपका नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, वहाँ पे आपके जो है वो पॉइंट सिस्टम है, पॉइंट्स आपको गेन करने होते हैं। इफ यू आर गुड इन योर कम्युनिकेशन, इफ यू आर गुड इन योर जॉब, इफ यू आर गुड इन योर स्टडीज, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे पॉइंट्स मिलते जाते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा ये है कि जो यूके की मार्केट है वो अभी निस्बतन लोगों के लिए आसान है, वहाँ पे ट्रैवल करना, वहाँ पे जाके स्टडी करना, क्योंकि जो स्टूडेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं हमारी तरफ से, वो इतनी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं कि वो पीछे भी भेज देते हैं। मतलब जो जाहिर बात है कि हमारा जो मीडियोकर बच्चा ना वो जाता है, ठीक है, तो वो यहाँ से कैलकुलेशंस करके और बड़ा कैलकुलेटेड जाता है कि नहीं मैं इतने टाइम में जाऊंगा, अगले टाइम में मैंने इतनी कैलकुलेशन करके वापस करनी है। तो वही होता है कि पहले 3 से 4 महीने के अंदर वो जो अपने पीछे से बारो किए हुए होते हैं, ठीक है, वो पेमेंट्स उनकी क्लियर हो जाती हैं, लेकिन अगली पेमेंट्स उनकी अपने पास सेविंग्स उनकी स्टार्ट हो जाती है। सही बेनिफिट उसका ये होता है। लेकिन हमारी एक सजेशन होती है, आप जाएं बाहर पढ़ने के लिए जाएं, दैट्स गुड, लेकिन सर्विस आपने कहाँ पर देनी है, ठीक है। अगर आप जब वो अपनी चीजों को यूटिलाइज कर रहे हो, अल्टीमेटली वही बात आती है कि आप जो अपना स्किल सेट है वो कौन सी कंट्री के लिए यूज करने लगे, ठीक है। बाहर के लिए करना है तो दैट्स अप टू यू। लेकिन अगर आप पाकिस्तान आ रहे हो तो वहाँ पे हमारी जो काउंसलिंग होती है, जो हमारी गाइडलाइन होती है वो ये होती है कि बच्चों को ऐसे सब्जेक्ट्स चूज करवाए जाएं कि वो अगर जाएं और वापसी भी आते हैं 3 साल के बाद, तो कम से कम वो स्किल सेट उनका यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाए। यहाँ पे चैलेंज ये है कि मार्केट के अंदर जो है ना वो मिसलीडिंग बहुत है, ठीक है, कि क्योंकि जी मेरे कजन बाहर गए हैं तो मैं भी जाऊंगा, हाँ, ठीक है, वो बहुत कमा रहे हैं तो फैमिली को लगता है कि जी अच्छा हमारा भी बच्चा जाके वहाँ पे बहुत कमाना शुरू कर देगा। ये केसेस हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि आप फौरन जाएंगे, फौरन आप कमाना शुरू कर देंगे। इस पे मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अहमद हैं, वाजिद हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ ही ब्लैक रोज हमारे साथ है जनाब। ब्लैक रोज हेयर कलर है जनाब, ये बड़ा अच्छा ही कलर है, आप यूज कर सकते हैं। अगर आप खूबसूरत जवान नजर आना चाहते हैं तो ब्लैक रोज का इस्तेमाल करें। बड़ा ही हेयर कलर की अगर मैं इसकी बात करूं कि इससे आपके बाल डैमेज नहीं होंगे, शाइन जिनको बालों में चाहिए होती है, बालों को मजबूती चाहिए होती है, तो वो ब्लैक रोज हेयर कलर इस्तेमाल करें और खूबसूरत नजर आए, जवान नजर आए। अच्छा जी, इसके साथ ही हम डॉक्टर साहब से भी बात कर रहे थे, वाजिद से भी बात कर रहे थे कि बहुत सारी जो हम अभी बता रहे थे कि लोगों का होता है कि फौरन अगर आउट ऑफ कंट्री गए हैं तो कमाना शुरू कर देते हैं, तो इस पे भी थोड़ा सा बताइए, गाइड कीजिएगा लोगों को कि किस तरह। इस तरह नहीं होता, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उनके बाद ही कुछ चीजें जो है वो सेट हो सकती हैं। अगर तो जो वो आप एज ए स्टूडेंट जो है वो यहाँ से मूव करें तो देखिए इसमें आप जहाँ से भी अपना प्रोसीजर करवा रहे हो, कोशिश करें कि आप अपनी क्लास स्टार्ट होने से ऑलमोस्ट 1 महीना पहले आप यहाँ से ट्रेवल कर लें, ठीक है। आप USA जा रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, या आप UK जा रहे हो, किसी भी कंट्री में जा रहे हो, आपको खुद से जो है ना वो उसकी नॉलेज अपनी इंगेज करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पे चैलेंज ये है कि एक बच्चा अपना केस प्रोसीड करवाता है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करता है, और वो तमाम की तमाम जिम्मेदारी आगे कंसल्टेंट्स पे ड्रॉप कर देगी, यार अच्छा बस अब आप नहीं करना जो भी करना। इसमें हमारी जो कोशिश होती है कि हम लोग बच्चे को ये गाइड करते हैं कि आप जब ट्रेवल करने लगे हो तो आप कम से कम उस कंट्री के बारे में ज़्यादा ना भी हो तो 50% नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आप कौन से सिटी में जा रहे हो, उसके सराउंडिंग में कौन से एरियाज वहाँ पे अवेलेबल है, कौन सी जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और जॉब्स पहले आपको मिलेंगी लेकिन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ये डालमा जाना, ये पाकिस्तान नहीं है कि लो जी हमारा बच्चा जो वो अब जाके रेस्टोरेंट ओपन करेगा, ठीक है। रेस्टोरेंट ओपन अपना भी करना हो, पर्सनल भी, तो यहाँ पे फैमिलीज यूँ हो जाती हैं कि लो जी अच्छा अब ये खड़ा हो गया बर्तन धोएगा, ठीक है। तो अब खुदारा ये तमाम की तमाम जो चीजें ना ये जेंडर बेस्ड नहीं है, ठीक है। अब आपको ये करना पड़ेगा, ठीक। और अगर आप खास तौर पर अगर आप जब वो ट्रैवल कर रहे हो फॉर द एजुकेशन, ठीक है, उसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। बच्चे वहाँ पे ऑलमोस्ट 18 आवर्स की वर्किंग वहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ से बच्चे गए हुए हमारे। लेकिन चीज़ ये होती है कि बाय द एंड आपने अर्निंग्स जनरेट करनी है, अपने लिए भी करनी है, खुद के लिए करनी है, फैमिली के लिए करनी है, ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए ये है कि यहाँ से आप अपनी ओवरऑल प्रैक्टिस कर लें, है नॉट लाइक दिस कि आप जाके जब वो किचन में सारी चीज़ें इंगेज करना शुरू कर दें। लेकिन आपने ये करना है कि आप वहाँ पे खासतौर पे 2 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त इंगेज होती हैं और उनकी अर्निंग्स अच्छी हैं।
एक तो ये कि अगर आप कैब ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, उबर क्रीम चला रहे हो वहाँ पे इंटरनेशनल, तो आप अपना जो है वो इंटरनेशनल लाइसेंस यहाँ से लेकर जाओ साथ। और दूसरा ये कि सिक्योरिटी की जॉब वहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ पे ये है कि आपका जो है वो 250 to 500 पाउंड्स के अंदर आपकी जो वो एक बैज आपको मिल जाता है, और उसके बाद एक अच्छी हैंडसम अमाउंट आप वहाँ पे जनरेट कर सकते हो। लेकिन फिर वहीं पे बात आती है आपका स्किल सेट कितना काम आता है। आजकल मार्केट में फ्रीलांसिंग हो रही है, तो हम बच्चे को ये कहते हैं कि जब बच्चा हमारे पास केस प्रोसीड करता है जिस दिन, तो हम उसको ये बताते हैं कि जी अब आपने ये वाला स्किल सेट अपना साथ स्टार्ट कर देना। आप अच्छा कंटेंट लिख सकते हो, आप अच्छा बोल सकते हो, आप अच्छी व्लॉगिंग कर सकते हो, आप उसके अलावा जो है वो यूट्यूब पे आप अच्छा कंटेंट डेवलप कर सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो। ये बेसिक टेक्निक्स हम बच्चों को बता देते हैं कि खुदारा आप ये यहाँ से सीख कर चले जाएं। क्यों? सही, गोरा बाहर से यहाँ पे काम भेजता है, तो अगर आप वहीं पे उनको इंगेज करोगे, वहीं पे आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हो, तो अल्टीमेटली वो तमाम की तमाम अर्निंग कहाँ आनी है, वो आपके पास ही आनी है। अगर आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम नहीं करोगे तो देखें बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है। वो जिसको कहते हैं कि जो घर में भूखा है वो बाहर भी भूखा है। तो अगर आप यहाँ पे काम कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, बाहर जाके आपने सिर्फ चीजों को इंगेज करना होता है, ठीक है। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आपकी जो है ना वो स्टडी सिर्फ एक दिन की है, तो बाकी के हफ्ते के 6 दिन आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सोना तो नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम को इंगेज कैसे करना है, उसकी मैनेजमेंट की प्लानिंग आप शुरू करें। केस आपका कोई भी चला रहा होगा, कोई भी कंसल्टेंट आपका मार्केट में बैठ के चला रहा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि आप बाकी की वर्किंग जो आपकी अपनी पर्सनल है, यूके का एनवायरनमेंट आपने देखना है, ऑस्ट्रेलिया का एनवायरनमेंट आपने देखना है, वहाँ पे वर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपको क्या मिल रही हैं, कैसे मिल सकती हैं, कौन कौन सी चीजें इंगेज हो सकती हैं, ये तमाम की तमाम चीजें आपने देखनी है, वो कोई और नहीं बताएगा आपको। वो बेहतर से आपको नॉलेज होगी तो आप चीजों को बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। अच्छा सर, डॉक्टर साहब आपसे जानेंगे कि रूट कैनाल क्या होता है मोस्टली, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। रूट कैनाल इज बेसिकली अल्टीमेट इग्नोरेंस। आपके दांत में सेंसिटिविटी डेवलप होती है, आप उसको एड्रेस नहीं करवाते डॉक्टर के पास जाके, फिर उसके बाद एक सर्टेन स्टेज पे जाके उसमें पेन शुरू हो जाता है, फिर भी आप एड्रेस नहीं कराते, और कोई डॉक्टर्स टूथपेस्ट कोई इस तरह ब्रांड्स यूज़ करते हैं जो मेडिकेटेड पेस्ट होते हैं और सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। तो अल्टीमेटली जो थर्ड स्टेज होती है कि वो उसके नीचे कोई स्वेलिंग हो जाती है, तो फिर आप परेशान होते हैं कि अब डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। तो मोस्टली इसी तरह होता है कि हमारे पास जो केसेस आते हैं उनमें एक्सपोजर हुआ होता है। एक्सपोजर का मतलब ये है कि अल्लाह ने हमें जो दांत की 3 सतहें दी हैं, पहली सतह इनेमल है जो हार्डेस्ट टिश्यू है बॉडी का, तो वो जब चला जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्रशिंग एंड हाइजीन मेंटेनेंस, और इवन बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से। सेकेंड लेयर डेंटिन है जहाँ सेंसेशंस थोड़े से बढ़ जाते हैं, इवन स्वीट सेंसेशंस भी लगने लग जाते हैं। एंड थर्ड स्टेज होती है जब आपका रूट एक्सपोज हो जाता है, रूट तक दांत खाया जाता है, जिसको जड़ कहते हैं। तो एक दफ़ा वहाँ तक इन्फेक्शन अगर पहुँच जाए या वहाँ तक एक्सपोजर हो जाए तो उस दांत में कभी फिलिंग नहीं की जा सकती। फिर उसका एक ही हल होता है कि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करें, मतलब वो जो रूट इन्वॉल्व हुआ है उसके कैनाल को क्लीन करें, उसको ख़ास शक्ल दें और उसमें आर्टिफिशियल रूट्स क्राफ्ट करें, मसनूई जड़ें भरें। एक दफ़ा बुनियाद मजबूत हो जाए फिर उस पर इमारत तामीर की जा सकती है, लाइक उस पर फिर आप क्राउन लगवाएं, लेज़र फिलिंग करवाएं, रिस्टोरेशन कराई जा सकती है। तो बेसिकली रूट कैनाल इज़ ऑल अबाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ रूट, जिसमें पेन शुरू हो जाता है पेशेंट को। अच्छा, मोस्टली ये होता है मसूड़ों से खून आना और उसके बाद जो है वो पस पड़ जाना, ये कितना खतरनाक होता है? गम्स जो हैं ये सपोर्ट हैं दांतों की। अगर गम्स भी अमूमन आप इश्तिहारों में भी एक स्लैंग सा वर्ड सुनती होंगी, मसूड़े मजबूत दांत मजबूत, हाँ। तो वो एक्चुअली यही चीज़ जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि जो एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है अगर वो नहीं रहेगा तो दांतों की हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होगी। वो भी अगेन हाइजीन मेंटेनेंस अगर प्रॉपर नहीं होती, और उसमें मैं जो एम्फेसाइज करता हूँ रेगुलर मेंटेनेंस पे। ये नहीं है कि 2-3 दिन बाद जोश चढ़ा और बहुत अच्छी हाइजीन मेंटेन कर ली, आप रोज़ करें, रेगुलर करें, और हैबिट रखें कि जब भी सोने लगें करें, और उठ के जब भी पहली गज़ा खाएं उसके बाद करें। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लाइक जिस तरह मर्द हजरात हैं वो रात को सोते हैं, सुबह काम पे चले जाते हैं, तो उन्होंने तो 2 दफ़ा ही ब्रश करना है, रात को सोते वक्त और सुबह नाश्ते के बाद। बच्चे भी इवन स्कूल जाते हैं तो जाने से पहले उन्हें करा के भेजें, रात को पहले कराएं। ख़वातीन अगर दोपहर को कोई पावर नैप लेती हैं, उनकी हेक्टिक लाइफ होती है घर में, किचन एंड ऑल दैट, तो दे नीड अ बिट ऑफ रेस्ट।
तो उनको फिर 4 दफ़ा या 3 दफ़ा ब्रश करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो एक दफ़ा रात को सोते वक्त करती हैं, एक नाश्ते के बाद करती हैं, एक दोपहर को जब सोने से पहले करती हैं, और उठ के जब पहली ग़िज़ा खाएंगी, चाय वाय पियेंगी, फिर उन्हें करना पड़ेगा। तो ब्रशिंग फ्रीक्वेंसी वेरीज according to the time of sleeps you are taking. If you are taking 2 sleeps, you have to brush 4 times. If you are taking 1 sleep, you can brush 2 times. अच्छा, मोस्टली लोग होते हैं जो आप खाना खाने से पहले या नाश्ता करने से पहले जो है वो ब्रश करते हैं, तो इज इट ओके? आप कर सकते हैं? जब मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ कि रात को ब्रश करना है, तो सुबह उठ के किस चीज़ के लिए ब्रश करते हैं? दांत तो साफ ही होने चाहिए, मुंह में स्मेल नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी हाइजीन मेंटेन्ड है, और अगर नहीं है, आपके मुंह से स्मेल आती है, दैट मीन्स आप पहले डेंटिस्ट को विजिट करें, क्लीनिंग करवाएं, क्योंकि सुबह उठ के मुंह से स्मेल आने का मतलब है कि कोई ना कोई एक्टिविटी, समथिंग इज फिशी फिशी इन योर माउथ, कोई कैलकुलस है, कोई प्लाक है, और उसकी वजह से, क्योंकि हम तो जैसा खाना खाते हैं हम उसको जिस तरह भी डिस्कार्ड करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे मुंह में डिस्कार्ड कर रहे होते हैं, वो भी जो ग़िज़ा लगी रह जाती है उसको खाते हैं, खाने के बाद लैक्टिक एसिड छोड़ते हैं, तो दांतों को डीमिनरलाइज करता है, और डे आफ्टर डे जब वो डीमिनरलाइजेशन बढ़ती रहती है तो कैविटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। तो इट्स ऑल इन आवर कंट्रोल। अगर हम हाइजीन मेंटेन रखें तो कभी भी गम्स वीक नहीं हो सकते। अच्छा, जिस तरह ब्रेसेस लग जाते हैं दांतों को, आपने उसको ठीक करने के लिए अभी जदीद क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके हवाले से भी बताइएगा। दिस इज अनदर ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री, जैसा मैंने शुरू में बताया था 5 ब्रांचेस हैं। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोडोंटिक्स। ठीक है। ऑर्थो मीन स्ट्रेट, डोंटिक्स मीन टीथ। तो टीथ स्ट्रेटनिंग जिसने करवानी हो वो ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाए, और ऑर्थोडोंटिक्स में फिक्स्ड ब्रेसेस होते हैं जिससे हम ठीक कर सकते हैं, और आजकल जो नई है वो अलाइनर्स हैं, ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस हैं, क्योंकि कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि मेरे मुंह में वायर्स ना हो, मेरे मुंह में कोई मेटालिक ब्रैकेट्स ना लगी हुई हों, तो आजकल अलाइनर्स आ गए हैं, ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस आ गए हैं, जिनको आप लगा के, वो 3D कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से बने हुए होते हैं, तो वो बहुत एक जदीद चीज़ है जिससे आप दांत अलाइन कर सकते हैं। बट हर चीज़ की अपनी प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फिक्स ब्रेसेस के अपने एडवांटेजेस हैं एंड अलाइनर्स के अपने एडवांटेजेस हैं। फिक्स ब्रेसेस हर एज में किए जा सकते हैं, और उसके अंदर ये भी होता है कि जिस तरह जो बच्चे ज़्यादा फीडर पीते हैं तो उनके तालू काफ़ी गहरे रह जाते हैं। वो गहरे रह जाने की वजह से उनके दांत काफ़ी कंजस्टेड होते हैं और आर्च काफ़ी नैरो हो जाती है। तो फिक्स ब्रेसेस में एक एडेड एडवांटेज होता है कि हम ग्रोथ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, लाइक तालू को हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो कई लोग हमारे पास आते हैं तो उनको नॉर्मली लोगों ने ये सजेस्ट किया होता है कि इर्द गिर्द के दांत निकलेंगे, स्पेस बनेगी, उसमें दांत दे देंगे। दांत काफी सारे निकाल देते हैं और फिर वो कहते हैं वो उनकी जगह। मैं इस स्कूल ऑफ थॉट के टोटली अगेंस्ट हूँ, क्योंकि आप जितने दांत निकलवाते जाएंगे उतने आपके फेस पे रिंकल्स पड़ते जाएंगे और बोन लॉस होता जाएगा और नैरो फेस होती जाएगी। तो हमेशा ग्रोथ को मॉडिफाई करें। ऐसे अप्लायंस हैं जिनसे तालू एक्सपैंड हो सकता है। जैसे बचपन में माएँ तकिए के नीचे चावल वाले तकिए गोल बनवाती थी सर को गोल ढलवाने के लिए, तो 12 से 19 साल की उम्र में हम ग्रोथ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, हम तालू को भी एक्सपैंड कर सकते हैं, ऐसे अप्लायंसेस हैं, लिंगुअल आर्च को भी एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, इस पे मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं, और इसके साथ ही नाज़रीन चलते हैं हेल्थ टिप की तरफ। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे गन्ने पे, और जो हम गन्ने आज हेल्थ पे हम बात कर रहे हैं, साथ में हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। जो गन्ना है वो आपको बहुत फ़ायदे पहुंचाता है। अगर हम बात करें जैसे गर्मियों का ये मौसम है, तो गर्मियों के मौसम में गन्ने का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसका जूस जो है वो बहुत ज़्यादा पिया जाता है, लोग बड़े शौक से पीते हैं। जिनको डायबिटीज़ होती है वो खैर थोड़ा सा एहतियात करते हैं, लेकिन उनके लिए ये भी बड़ा अच्छा है। और उसके साथ साथ अगर बात करें इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें जो है मैग्नीशियम, आयरन और पोटाशियम जो है वो वाफिर मिकदार में पाया जाता है। फुल मिनरल्स होता है, गुर्दे की बीमारी से लड़ने में मदद देता है। साथ साथ हम बात करें कि ये जो कैंसर हो जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर है, ये उसके खिलाफ लड़ने में मदद देता है। नज़ला, जुकाम और गले की सोजिश में बड़ा आपको रिलीफ मिलता है। अगर हम इसके जूसेस की बात करें, लोग इसको वैसे गन्ने को छील के भी खाना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, वो भी आपकी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। अगर हम बात करें कि आपके दांतों को भी मजबूत करता है, और साथ साथ जो है गर्मी की जैसे आजकल वेव चल रही है, लू चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उसके लिए गन्ने का रस
रस जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। बहुत सारे हमारे घर की जो ख़वातीन होती हैं या मर्द हजरात हैं, उनको वेट का बड़ा मसला होता है, मोटापे का बहुत ज़्यादा वो कह रहे होते हैं कि हमने वेट लॉस करना है, तो ये उसमें भी मदद करता है। अगर हम इसे साफ़ सुथरा करके घर में भी इस्तेमाल करें, और इसका जो है वो मोस्टली तो आप घर में तो इसकी मशीन नहीं होती कि आप जूस बना सकें, लेकिन आप जहाँ से भी इसका जूस बनवाएंगे वो बड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए, ये लाजमी केयर किया करें। अच्छा, और इसके साथ साथ जिनको यरकान का मसला होता है उनके लिए बड़ा अच्छा है, जिगर के लिए बहुत मुफीद है। मोस्टली डॉक्टर्स यही रेकमेंड करते हैं कि जिनको जिगर का मसला होता है, गुर्दों का मसला होता है, और उनके लिए जो है वो गन्ने का रस जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर हम बात करें इसकी पैदावार पे, तो पाकिस्तान में इसकी काश्त और पैदावार पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पे है इसकी काश्त में और पैदावार में, और इसके साथ साथ इसके बहुत ज़्यादा मुफीद जो है वो फ़ायदे हैं जो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं गन्ने के रस का। क्योंकि हम लोग अगर हेल्थ की बात कर रहे होते हैं, ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये फ्रूट्स जो हैं ये हमें बड़ी जो है वो फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं गर्मियों के मौसम में, क्योंकि फुल मिनरल्स होते हैं पानी से। जैसे डिहाइड्रेशन, मैंने अभी बात जिक्र किया था कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो ये डिहाइड्रेशन से भी आपको जो है बचाता है। आप इसका इस्तेमाल किया करें, और इससे दांतों की मजबूती भी होती है। ये हम ज़रा डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो इनसे जान लेते हैं कि सर ये कितना फ़ायदेमंद है दांतों की मजबूती के हवाले से। आपने मेरे से अभी ब्रेक पे जाने से पहले लास्ट किया था ऑर्थोडोंटिक्स के बारे में, तीसरे, तो मेरे ये ग्रेजुएशन के तो 18 साल हो गए हैं, मगर आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन 12 साल का जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है स्पेशली इस एरिया में, तो जितने गांव देहातों के बच्चे आते हैं हमारे पास, क्योंकि वो वहाँ पे गन्ने खाते हैं और इस तरह की चीज़ें खाते हैं जो सख्त होती हैं, तो उससे उनके दूध के दांत वक्त पे झड़ जाते हैं। वहाँ पे मुझे कोई नैरो आर्चेस नज़र नहीं आती, वहाँ कोई फीडर का इतना ज़्यादा यूज़ नज़र नहीं आता। तो इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो लोग गन्ना खाते हैं बचपन में, बचपन से बच्चों को आदत डालते हैं, स्पेशली 12 से 19 साल की उम्र के दरमियान, उनको कभी भी टेढ़े दांतों का सामना नहीं करना पड़ता, मैल अलाइन टीथ नहीं होते, क्योंकि उस फोर्स के लगने की वजह से दूध के दांत वक्त पे झड़ते हैं और परमानेंट सही ओरिएंटेशन में आते हैं। क्योंकि जो दूध के दांत हैं वो स्पेस मेंटेनर का काम दे रहे होते हैं, दे मेंटेन स्पेस फॉर परमानेंट टीथ। अगर वो वक्त पे झड़ेंगे तो वो फोर्स लगती रहेगी उन पे, तो वहीं पे ही परमानेंट सीधे सीधे आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। और शहरी बच्चों को क्योंकि ये बर्गर शगर इन चीज़ों की आदत होती है, टॉफी कैंडीज खाने तो आप ये देख लें ना, अभी अब गन्ने के रस की बात करें, अब तो काफ़ी लोगों का रुझान इस तरफ नहीं रहा, लोग नहीं इस तरफ आते, हालांकि ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर बस उनको भी क्योंकि वो फ्रेंच चीज़ें खाते हैं, तो हम भी उनको फ्रेंच लैंग्वेज में कहते हैं कि कॉर्न ऑन द कॉब खा लो KFC से जाके, छली को कह देते हैं। उनको हम आइडियाज़ देते हैं, उनको लाने का तरीका होता है, उनसे उन्हीं की लैंग्वेज में बात करें तो वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो एटलीस्ट वो कॉर्न ऑन द कॉब ही खाना शुरू कर दें इस एज ग्रुप में, तो उनके ये जो दांत हैं टाइम पे झड़ें और मैल अलाइन टीथ ना हो, तो ये एक मेजर एडवांटेज है। बाकी न्यूट्रिशन वैल्यूज तो आपने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बताई हैं जिसकी हम जरा व्यूवर्स को चाहते हैं कि व्यूवर्स भी सेहतमंद रहे और हम भी सेहतमंद रहे। एग्जैक्टली। अच्छा जी, इसके साथ ही वाजिद आप अब थोड़ा सा हमें नाजरीन को ये भी बताइएगा कि क्या क्या मसाइल देखने में आते हैं, थोड़ा मसाइल की तरफ भी आ जाते हैं। ये तो आपने बताया कि किस तरह क्या करना चाहिए, क्या मसाइल देखने में आते हैं मोस्टली? तो हम लोग बात करते हैं अवेयरनेस से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे जो कंसेप्ट है कि जब तक फाइनेंशियल नहीं होंगे तब तक आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते हो, तब तक आप कोई भी स्टेप नहीं ले सकते हो। तो देखें, फाइनेंसेस अगर आपके पास 6 महीने के पड़े हुए हैं ना किसी भी एक बिज़नेस के लिए, ज़रूरी नहीं है कि जी आपको जब वो 8 से 10 लाख रुपया होगा तो तब आप कोई भी बिज़नेस इनिशिएट कर सकते हो। आपको सबसे पहले तो जो है ना वो एक बिज़नेस मॉडल के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए, ठीक है। हमारा बच्चा बिज़नेस मॉडल के ऊपर काम नहीं करता। अगर आज के दौर में ये बच्चा कहता है कि नहीं मुझे बताने वाला कोई नहीं है, तो बच्चा झूठ बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि वो सारा दिन इंटरनेट ओपन करके बैठा है, वो फेसबुक यूज़ कर रहा है, वो अपना सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है। अगर सोशल मीडिया के होते हुए भी उसको चीज़ों का आइडिया नहीं हो रहा, तो इसमें अब पेरेंट्स का कोई कसूर नहीं है। हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया मैं कहती हूँ एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई चीज़ भी आज के दौर में हिडन नहीं है। मतलब आपकी हर चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे आ रही है। बिल्कुल। देखिए, आज के बच्चे से आप सिर्फ एक छोटा सा सवाल करें कि आज कोई नई इन्वेंशन कौन सी हुई है, या आपने उससे सारे दिन में नहीं पूछना, सोने से पहले पूछना है। अगर वो आपको बता जाए
तो फिर आप देख लीजिए। बच्चे तो आजकल के माशाल्लाह बहुत, मैं समझती हूँ तो ये चीज इम्पोर्टेंट है, माशाल्लाह टैलेंटेड है ना, मैं समझती हूँ उनको जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह उन्होंने अपने मोबाइल्स में उन्होंने अपने आप को बिजी रखा है ना कि हर चीज में घुसे हैं वो। ये चीज इम्पोर्टेंट है, ये चीज इम्पोर्टेंट है। हम उनको देखें, हम उन बच्चों को एम्पावर कर सकते हैं, उनको वो चीजें बता सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बच्चे ने अपने ऊपर वर्किंग अब खुद करनी है। ठीक है, अगर वो यूनिवर्सिटी लेवल पे है, ग्रेजुएशन लेवल पे, चैलेंज ये आता है कि हमारा मास्टर्स का स्टूडेंट भी और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी, जब हम उससे पूछते हैं अच्छा अब क्या करना है आपने, तो वो ये कहता है जी मैं, अब उसको टाइम कहाँ पे लग रहा है, उसको भी ये सोचने में टाइम लग रहा है कि जी अच्छा मैं आंसर क्या करूं। तो इस चीज की जरूरत है। देखें चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि वो बच्चा अपनी रिसर्च के ऊपर अपनी वर्किंग करे। ठीक है, छोटे बिजनेसेस हैं तो उनके बिजनेस मॉडल्स के ऊपर अपनी वर्किंग स्टार्ट करे। टीम्स के ऊपर काम करना चाहिए। अपनी जो टीम आपके साथ जो काम कर रही है, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये शिकवा करते हैं कि जी मैं तो सबके साथ बहुत अच्छा जब वो बिहेवियर है, लेकिन मेरे साथ जब वो हमेशा इसी तरीके से क्यों होता है। तो देखें वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने एम्प्लॉयज के साथ कितना गैप मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, एक गैप होता है, ठीक है, एक मैनेजरियल लेवल पर एम्प्लॉयज के दरमियान एक थोड़ा सा गैप होता है जिसको मेंटेन रखना जरूरी होता है। अदरवाइज वो चीजें जो मैनेजमेंट है उसके लिए जरा मिंगल अप होती जाती हैं। इसी तरीके से टाइम की मैनेजमेंट ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल्स के ऊपर चेक्स रखना, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। स्किल सेट अगेन वही, क्योंकि अभी इस दौर में यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 पॉइंट्स हैं कि जिनके ऊपर अगर आप इंडिविजुअली वर्किंग करते हो तो आप चाहे वो कोई भी एक सेटअप जिसको आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, साथ में पेशेंस चाहिए। ठीक है, ओवर द नाइट कभी रिजल्ट्स नहीं आते कि आप जब वो सो के उठोगे और बाय द एंड जब वो एक एम्पायर आपके सामने खड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपके फोर फादर से जो है ना वो एम्पायर चलती हुई आ रही है, अल्टीमेटली उसने डिवाइड हो जाना है। तो बजाय उसको डिवाइड होने के उसको मल्टीप्लाई करने की जो अगर हम लोग प्लान करेंगे तो वो चीजें हमारे लिए ज्यादा सूटेबल है। तो पेशेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जब वो अपने काम के अंदर आए हो तो उसको थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है, सर ने भी काफी टाइम बाहर गुजारा है, इम्पोर्टेंट है। हाँ, देखिए अब सर ने टाइम लगाया, अभी जैसे बात ही तो सर ने कहा कि 12 इयर्स की प्रैक्टिस है। हाँ। और मैं ये कंसीडर करूंगा जी मुझे आज साथ बैठ के बहुत सारी बातें पता लगी हैं, कल जाके मैं क्लिनिक खोल सकता हूँ, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मुझे वो इनकी जो 12 साल की प्रैक्टिस है, मुझे उसके लिए कम से कम 24 साल काम करना पड़ेगा, इसलिए कि वो अगले जो 2 से 3 साल होंगे उसमें सर फिर किसी और स्टेप पे मौजूद है। तो गाइडेंस जो है वो लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हो या अपने एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहे हो, वहां पे एडवाइजर जो है ना ये होना सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा बच्चा ये कंसीडर करता है कि सोशल मीडिया मैंने देख लिया, यूट्यूब से मैंने चीजें पढ़ ली, गूगल मैंने कर लिया, अब मुझे सब आ गया, अब मुझे कोई हाथ ना लगाए। ठीक है, लेकिन चैलेंज ये है कि जो मार्केट के अंदर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, यहाँ भी ये भी इशू है कि हम लोग बताते हुए भी कतराते हैं कि जी अच्छा अगर मैंने बता दिया तो ये मुझसे आगे निकल जाएगा। खुदारा जिसका रिस्क है ना वो उसको मिल जाना है। हो सकता है कि वो आपके बहाने से मिल जाए, किसी को आप किसी का वसीला बन सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम लोग छोटी छोटी सी बातें, ये वो नहीं है कि जी कोई बहुत बड़ी थ्योरी इसके पीछे आ रही थी, लेकिन ये है कि ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिसमें हम लोग अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने कोलीग्स को, अपने जूनियर्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, आप उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो, थोड़ा सा पुश कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना होता आपने, कोई आपसे छीन कर नहीं लेके जाएगा। ठीक है, कोई आपके हिस्से का कोई भी नहीं खा रहा। लिटरली मार्केट में ये चीज ऑब्जर्व होती है। लेकिन ये है कि अगर आप किसी को सपोर्ट करें और आपकी वजह से किसी को सपोर्ट मिल रही है तो वो कल को रिटर्न हो गया आपके पास आ जाएगा, डबल हो गया आ जाएगा। ये मैंने देखा है, बिल्कुल ऑब्जर्व किया है। नहीं, मैं समझती हूँ कि आज के दौर में अगर किसी को कोई स्किल आती है या कोई काम या किसी का कोई एक्सपीरियंस है, अगर वो किसी दूसरे के साथ शेयर करता है तो उसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी का भला करना चाह रहे हैं, किसी के साथ नेकी करना चाह रहे हैं तो दिल खोल के करें, उसको बताएं। ये है कि देखें बहुत सारे सर्कमस्टांसेस इसमें भी मौजूद हैं। नेकी करना इट्स गुड, ठीक है, लेकिन कहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, किसको क्या चीजें बता रहे हैं, ये चीज भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये अब सीखने वालों को भी ये समझना चाहिए, जो यूथ है उनसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, हम लोग खुद भी ये चीजें ऑब्जर्व कर चुके हैं कि जब आप मार्केट में आ रहे हो तो भाई अगर कोई एक बंदा आपको कोई चीज सिखा रहा है या आपके साथ वो कोई चीज शेयर कर रहा है तो खुदारा उसको अभी सिर्फ सीखें। ठीक है, अगर आप 2 महीने सीखने के बाद ये कहोगे कि नहीं जी मैं तो जो है ना वो कल एक्सपर्ट बन गया हूँ और अब सारे काम मेरे पास ही आ जाने चाहिए,
तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। जरूरी गाइडलाइन जो है वो बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है। important अच्छा सर, ये आपसे जानेंगे कि बहुत सारा जो है लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि हम वो बजाय कि जो गली या मोहल्लों में इस तरह डॉक्टर बन के बैठे होते हैं, वो उनके पास जाना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कि वो किसी डेंटल सर्जन के पास जाएं। वो ये होता है कि वहाँ ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वही काम ये लोग भी कर देते हैं, उन्होंने भी यही काम करना है। लेकिन जाहिर सी बात है वो एक क्लिनिक में बैठे हैं और यहाँ पर अगर उन्होंने एक छोटी सी शॉप बना ली और चीज़ें रख ली हैं तो यहाँ पे हमारा काम हो सकता है। क्या कहेंगे इस बारे में? I must appreciate you for this question because this is one of the most important aspect of dentistry. Hygiene तो पेशेंट के अपने हाथ में है, बट डेंटल ट्रीटमेंट जब आप कराने जाते हैं तो आपने ये सबसे पहले तो देखना है कि आप जिस जगह जा रहे हैं वो डिजीज़ प्रोन तो नहीं है, कि आप एक छोटी सी डिजीज़ लेके जा रहे हैं और वहाँ से कोई अगर बड़ी डिजीज़ लेके आ जाते हैं जो हेल्थ हैजर्ड बन सकती है। तो ये डिसीजन पेशेंट ने खुद लेना होता है, तो उसका थोड़ा सा एनालिसिस। अच्छा, टाइम इतना डॉक्टर साहब क्वेश्चन मैंने ऐसे किया है, टाइम बहुत मुख्तसर सा है, तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। दोबारा आपको जहमत देंगे ताकि आप आए और इस पे बात कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका भी वाजिद। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 810 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर मलिक मोहम्मद इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे जनूबी पंजाब की खूबसूरत आवाज़ माशाल्लाह, और सब जानते पहचानते हैं, रुमान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप रुमान? मैं बिल्कुल बहुत अच्छा और प्यारा। मुझे उम्मीद थी यही जवाब सुने। बहुत अच्छे सिंगर हैं जी, आप सुनते रहते हैं माशाल्लाह, इतने अच्छे अच्छे कॉन्सर्ट्स कर रहे होते हैं, सॉन्ग्स गा रहे होते हैं, और इनकी खूबसूरत आवाज़ जो है वो हम सुन भी रहे होते हैं और गुनगुना भी रहे होते हैं। अच्छा जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं रुमान? क्या हाल चाल है? क्या आजकल चल रहा है? अभी तो आपके सामने ईद गुजरी है, मीठी मीठी ईद, और उसके बाद अभी कॉन्सर्ट्स भी स्टार्ट हुए हैं। तो आजकल जैसा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी में घर में ही रहते हैं और कॉन्सर्ट्स अच्छा, बाहर। ऐसे बता रहा है जैसे मुझे कोई सबक सुना रहा। अच्छा, आजकल गर्मी है, मैं घर में रहता हूँ। हाँ बिल्कुल जी, आजकल यही रूटीन है। जैसे कि इवेंट्स होते हैं, अभी DHM में इवेंट्स 2 किए हैं, उसके बाद अभी जो है गैप है थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद अभी रेस्ट कर रहे हो घर पे? हाँ, गर्मी से बच रहे हो। अच्छी बात है, आज गर्मी वैसे ही बहुत ज्यादा पड़ रही है। अच्छा, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर साहब से भी आज जानेंगे। आज हम बात करेंगे कि बच्चों में आजकल कौन कौन सी बीमारियां आई हुई हैं जो इस टाइम वायरल हैं, उसके हवाले से जानेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, रोही टीवी का शुक्रिया अदा करूंगा कि जो दिन रात हमतन गोश हैं लोगों को मालूमात फराहम करने में, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है रोही टीवी का। जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया कि आजकल कौन सी वायरल डिजीज़ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे ज़्यादा आजकल चूँकि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में जैसे ही बच्चे डिलीवर होते हैं, पैदा होते हैं, तो हमारे जो सादा लो इंसान हैं तो उनको इस चीज़ का पता नहीं होता कि ये पहले ही टेम्परेचर ज़्यादा है। तो उनका एक स्केच बना होता है कि उस बच्चे को कपड़े वगैरह में या उसमें जो टावल होता है या कंबल होता है उसको उसी निस्बत से, यानी कि जैसे सर्दी में बच्चा पैदा होता है तो उसको वैसे लपेट कर रखते हैं। जैसे लपेट कर रखते हैं, चूंकि पहले ही टेम्परेचर ज्यादा होता है और वो ज्यादा हीट देते हैं। बच्चे की जो स्किन होती है वो बड़ी सेंसिटिव होती है, जैसे यानी कि सेंसिटिव होती है, वैसे टेम्परेचर आपका ज्यादा है, आपने ऊपर उसको कंबल में लपेट दिया तो वो स्किन सेंसिटिव होती है, तो उसको स्किन के प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं, मीजल्स होते हैं, एलर्जी होती है, रैशेस बन जाते हैं, ऐसी है। अच्छा, ये है जैसे आजकल एलर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, वायरल बच्चों में बहुत ज़्यादा है, उसके हवाले से भी बताएगा। चिकन पॉक्स भी जो है वो भी काफ़ी बच्चों को निकल रहे हैं, उसके हवाले से क्या क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए? चिकन पॉक्स में ये है कि उसके एनवायरनमेंट का ख्याल रखा जाए, ये 1 वीक से 14 दिन में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। हाँ। ठीक है, उसमें कोशिश की जाए कि किसी चीज को दबाया ना जाए। अच्छा, ये बार बार होते हैं? नहीं, या एक दफा होते हैं। अच्छा, एक दफा हो जाते हैं तो उसका इम्यून सिस्टम अगेंस्ट उस चिकन पॉक्स के स्ट्रांग हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है तो फिर इसके चांस रेयर होते हैं। अच्छा, ठीक है, तो क्या एहतियाती तदबीर क्या करनी चाहिए? एहतियाती तदबीर यही है कि उसकी एनवायरनमेंट का ख्याल रखा जाए, गर्मी से बचाया जाए,
वेंटिलेशन कमरे की ठीक हो, ड्रेस साफ सुथरा रखा जाए, उस बच्चे को साफ सुथरा रखा जाए। खासतौर उस बच्चे से जो छोटा बच्चा है उसके साथ उसको टच ना होने दिया है, ये कन्वर्ट हो जाता है एक से दूसरे को। अच्छा, वो मतलब बड़ों में भी हो सकता है, अगर बच्चों को है तो उसमें बड़ों को भी हो सकता है। ठीक है, मतलब मोस्टली लोग होते हैं ना, नहीं वो एहतियात करते और वो जो है उस तरीके से उनको उनके साथ सो भी जाना, खाना, ये होता है ना कि बहुत से कहते हैं कि अच्छा कुछ नहीं होगा, बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है हमने तो इनके साथ टाइम स्पेंड करना है, इनकी केयर कौन करेगा। उनको ज्यादा चांसेस होते हैं इन चिकन पॉक्स के या मीजल्स के होने के। ठीक है, जो साथ अटैच रहते हैं, खास तौर जो उस खाने पीने से जिस तरह के आप बर्तन वगैरह हैं या आप इकट्ठे खा भी नहीं सकते। नहीं, हाइजीन तो होनी चाहिए और खाने पीने से कुछ नहीं होता। ठीक है, खाने पीने से वैसे आपके जो है कि ट्रांसफर हो जाती है, ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि एक की स्किन से दूसरे की स्किन को जब वो लिक्विड लगता है तो उसको चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, नज़ला जुकाम जो है, खांसी, ये तो खैर ऐसी मैं समझती हूँ सर्दियाँ गर्मियाँ जैसी मौसम चेंज हो रहा हो, ये बीमारियां ऐसा लगता है आपके ऊपर ना हावी हो जाती हैं, किस तरह ख्याल करना चाहिए? इसमें ये है कि मसला ना, जैसे हम बैठे हुए हैं, अभी रिसेंटली रमजान गुजरा है तो दस्तरखान लगा होता था तो बच्चे भी आके बैठ जाते थे, तो जैसे ही सारा दिन का जैसे रोजा होता था, कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी है, ठंडा पानी पड़ा, तो प्यार से, बच्चे प्यारे होते हैं हर किसी को, जैसे आपने खुद इफ्तार किया, थोड़ा सा डाला, बच्चे को दे दिया। बच्चे का इम्यून सिस्टम वो नहीं होता कंपेयर टू अडल्ट के। जैसे ही बेएहतियाती होती है तब बच्चों में ये इन्फ्लुएंजा या फ्लू, जुकाम, टेम्परेचर ये आ जाता है। होता सिर्फ बेएहतियाती की वजह से, अगर एहतियात किया जाए तो इसके चांसेस कम है। अच्छा रुमान, किस तरह के आज का इवेंट्स के हवाले से बताओ, क्या चल रहा है, इवेंट्स, कितने इवेंट्स कर चुके हो अभी तक? तो मैं बात करूं हज़ारों की तादाद में मैंने इवेंट्स किए हैं, लेकिन लास्ट जो मेरा जो लाहौर पब्लिक स्कूल अपना लाहौर का इवेंट करके आया हूं मैं। अच्छा, वो सबसे मेरी लाइफ का एक, जिसे कहते हैं कि एक अच्छा इवेंट था, जिसमें एक हैवी किस्म का एक क्राउड था और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे लाहौर से। और मेरी एक आदत है कि मैं शो को विन करना चाहता हूँ, कहीं भी जाऊँ अच्छा परफॉर्म करूँ, अपना 100% दूँ, लेकिन जो मैं 100% देता चला रहा था हर इवेंट पे, वो मुझे जो रिस्पांस मिला है वो LPS लाहौर से मिला है। अच्छा, तो आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह क्राउड अगर मुझे हर इवेंट पे मिलता रहे तो मैं इंशाल्लाह मजीद भी अपने आप को निखार सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो इसके हवाले से आपसे जानेंगे कि आपको वैसे सिंगिंग का शौक था, इस तरफ आना चाहते थे या क्या था, बाय चांस आ गए कि सिंगिंग? बाय चांस ही कह सकते हैं। एक्चुअली मैं जब मैं स्कूल से कॉलेज की तरफ गया तो वहाँ पे भी इस तरह का कोई निज़ाम नहीं था। लाइक जब मैं कॉलेज से BCom के लिए एक और कॉलेज शिफ्ट हुआ तो वहाँ पे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा यार कि हमारी फेवरेट पार्टी है तो कुछ सुनाएं। तो अचानक से मैंने गुनगुनाया था गाना, तो उस दौरान दोस्तों ने कहा कि यार आपकी आवाज़ अच्छी है, तो लेकिन फिर भी मैंने उनको डिनाई किया, मैंने कहा नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। बट टीचर्स ने मुझे मेरी मैम मैविश थी, उन्होंने मुझे काफ़ी जो है बैकअप किया कि बेटा आपकी आवाज़ अच्छी है, आप जाना चाहिए कहीं ना कहीं, आपको अप्लाई करो। तो बस उनकी इस बात को मैंने माना और आगे दोस्तों के साथ मज़ीद शेयर करता रहा। मैं पहले क्रिकेट खेलता था, तो जब मैं कॉलेज लाइफ में था ही तो नेशनल बैंक का एम्प्लॉय रहा, तो नेशनल बैंक खेलने के लिए लाहौर गया, तो वहाँ पे फिर वो जो खिलाड़ी थे सलमान बट्टा मेरा नेशनल बैंक का कैप्टन था, तो उस समय जो है मजीद दोस्तों ने मुझे बैकअप किया। ठीक है यार तुम कहाँ क्रिकेट में आ गए हो, चलो जाओ वहाँ आवाज अच्छी है तो सिंगिंग की तरफ जाओ। क्या सुना रहे हैं आज आप हमें? आप हमारे साथ मौजूद हैं तो इसका फायदा उठाते हैं ना। एक कलाम है आजकल मेरा कुछ ही दिनों तक इंशाल्लाह रिलीज होना विद वीडियो। बिल्कुल ऐसे ही है। सर आपको वैसे म्यूजिक कितना पसंद है? डॉक्टर साहब आपसे भी जान लेते हैं कि म्यूजिक की बात चल रही है, म्यूजिक इतना अच्छा हमने कलाम सुना है। म्यूजिक किसको पसंद है? अच्छा, मोस्टली डॉक्टर्स होते हैं ना, कहते हैं हमारी लाइफ इतनी बिजी होती है कि हमें बस टाइम ही नहीं होता कि हम म्यूजिक भी सुन सकें। जो टाइम बचता है तो म्यूजिक लाजमी सुनते हैं। अच्छा, सब डॉक्टर सुनते हैं। किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं? किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। अच्छा, और ऐसे जैसे अमान साहब ने कलाम सुनाया, ये सुभान अल्लाह, हाँ जी, ये सबसे बेहतर है। वो कहते हैं आपके मूड्स पे भी बड़ा डिपेंड कर रहा होता है उस पे। की गिज़ा म्यूजिक को कहा गया है ना। जी बिल्कुल, म्यूजिक बड़ा जरूरी है जी, ऐसे कैसे हो सकता है कोई म्यूजिक को पसंद ना करे। अच्छा डॉक्टर साहब, चीजें हम जिस तरह बच्चों की बीमारियों की बात करें, एक तो हमने एलर्जी को देख लिया, एलर्जी भी ट्रांसफर हो जाती है,
आपकी जिस तरह सी बात है, आप किसी भी साथ में आपके जो है बच्चा है, आपकी उसकी टेक केयर कर रहे हो, वो भी ट्रांसफर हो सकती है क्या? किस में होती हैं? कुछ हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती। चीज ही ऐसी है कि एक बंदा लाता है बाहर से, जी, कहीं से लाया, वो घर आया, उसने अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, दूसरे को भी आपने उसका ख्याल नहीं रखा, ऐसे फैलते फैलते पूरे घर में फैल जाती है। और उसमें से अगर सबकी ट्रीटमेंट ना की जाए, बिलफर्ज एक को ज्यादा है उसकी ट्रीटमेंट कर दी, बाकी रह गया, एक बच गया, उसको है, वो ठीक हो गया, फिर कन्वर्ट हो जाएगी, फिर कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब एलर्जी एक घर में हो जाती है तो आपने टॉवल्स को अलग-अलग रखना चाहिए, एंटीसेप्टिक सोप्स जो है वो अलग-अलग रखने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि सफाई सुथराई करनी चाहिए, और कपड़े वगैरह जो है बच्चों को, उनको उल्टा करके भी इस्त्री करना चाहिए और सीधा भी इस्त्री करना चाहिए। जो जर्म्स होते हैं इस्त्री करने से उसकी हीट से वो किल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यानी कि उसकी ट्रीटमेंट तो एक और चीज है। उसके अलावा अगर उसकी सफाई सुथराई और हाइजीन का ख्याल नहीं रखोगे तो वो बिगड़ती जाएगी। और एक स्किन ऐसी चीज है जो सेंसिटिव है कि बिगड़ती जाएगी तो और मसाइल ज्यादा पैदा होंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, आजकल आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ पर होते हैं आप? डायरेक्टर अल्फैज क्लिनिक, भावलपुर मेन रोड, फजल मॉडल मुल्तान, और अपना DHQ DG खां में मेरी। अच्छा, आप कौन से देख रहे हैं बच्चों में आजकल, कौन से केसेस ज्यादा आ रहे हैं, किस तरह की बीमारियां जो हैं वो ज्यादा आ रही हैं आजकल के? यानी कि जो ये हाजिर टाइम चल रहा है, क्योंकि मक्खी की बहुतात है, मक्खी ज्यादा आई हुई है, तो उसकी वजह से गैस्ट्रो ज्यादा है, और उसके बाद स्किन के प्रॉब्लम है कंपेयर टू स्किन के, वो ज्यादा है गैस्ट्रो के, मोशन हो गए, उल्टी हो गई, तो ये ज्यादा सिवियरिटी है इसमें। बहुत सारे केसेस इसी, जिसे हम डायरिया हैजा कहते हैं। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा। अच्छा, ये बहुत ज्यादा डायरिया हैजा गैस्ट्रो की बीमारियां जो हैं ये बच्चों में ज्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि वो एक तो एहतियात नहीं कर रहे होते, बच्चों को आप काबू करना भी बड़ा मुश्किल होता है। खाने पीने में हर तरह कहते हैं ये भी खा ले, हम ये भी चीज खा लें, तो उसमें जो है वो परहेज, बाहर की चीजें ज्यादा बच्चे लाइक कर रहे होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमेशा डायरिया होता ही बाहर की चीजों से। कटी हुई चीजें जो रखी होती हैं शॉप्स पे या ठेलों वगैरह पे, बच्चे होते हैं वहां से लेके खा लेते हैं, तो उस पे मक्खी रहती है, जितना भी उसको कवर कर लिया जाए मक्खी रहती है। जो भी पोल्यूटेड मक्खी उस पे बैठेगी, बच्चे लेके जैसे ही खाएंगे वो खराब हो जाएगा, मैदा खराब हो जाएगा, और वॉमिटिंग और मोशन स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, क्या इसके लिए क्या बच्चों को किस तरह की ग़िज़ा देनी चाहिए? होममेड ग़िज़ा इस मौसम में, खास तौर जब मक्खी का मौसम है, होममेड ग़िज़ाएं ज्यादा देनी चाहिए। फ्रूट्स वगैरह भी देने चाहिए, लेकिन फटे हुए नहीं होने चाहिए। लाओ घर में साफ सुथरा पंखे के नीचे बैठ के, जहाँ हवादार जगह हो, मक्खी के आने के चांस ना हो, उधर अपने सामने काट के बच्चों को खिलाओ, और उतना ही काटो जितना कि आप खा सकते हो। ऐसा नहीं करना कि उसको पूरा काट लिया, जितना खाया रख दिया, घंटे बाद फिर खाया, उस पे भी आपकी मक्खी बैठेगी, फिर बच्चे खाएंगे या बड़े खाएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे। ये है कि एहतियात जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी जो है ना वो एहतियात नहीं करते खाने पीने में। ऐसे ही है ना सर, खाने पीने की चीजों में ये होता है कि बेएहतियाती की वजह से फिर बीमारियां जो है वो बहुत ज्यादा। उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग होता है, बच्चों का इन्फेक्टेड कम होते हैं। बच्चे जो होते हैं फूल होते हैं, इनका इम्यून सिस्टम भी वीक होता है। जैसे ही वो कोई गैर मियारी चीज या पोल्यूटेड मक्खियों से जो चीज खाते हैं तो वो फौरन इफेक्टेड हो जाते हैं। अच्छा रुमान, आप बताओ वैसे आप क्या शौक से खाते हो? खाने पीने की बातें हो रही हैं थोड़ा, मैंने कहा चले रुमान से भी। मैं वैसे देसी खाने का बड़ा देसी खाने, हाँ, और मोस्टली बाहर से ही खाया जाता है, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रही हैं। मुझे, अगर मैं शो के बाद बताऊंगा कि मुझे कब क्या क्या हुआ है फिर अभी भी डिस्कस कर सकते हो डॉक्टर साहब। क्योंकि रमजान स्टार्ट होने से पहले डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर बाहर से खाते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो उस दौरान में मैं स्टार्ट में मुझे लूज मोशन हो गए थे, तो फिर 4-5 रोजे छूट गए। अभी चांद रात को मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया, तो मैं 7-8 दिन सदका दें आप। जी बिल्कुल। खालिद साहब की कॉल आई तो मैंने इनको इनकार नहीं किया। अच्छा। इनका शायद ये 3 साल से इनकार ही करते चले आ रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, जरूर आऊंगा मैं। और मेरा फर्स्ट डे है कि मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने फिट बैठा हूँ। चले, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। और वही डॉक्टर साहब वाली बात आ गई कि आप अपने खाने पीने का आप भी एहतियात करें। गैस्ट्रो वैसे आजकल बहुत ज्यादा है। आप जब खाने पीने की चीजें इस तरह की, जिस तरह भी फ्रूट्स हैं, अगर हम कुछ होता है कि हम काट के खुद भी फ्रिज में रख देते हैं, तो उससे भी ये होता है कि वो नुकसान होता है।
तो आप बेहतर है कि उन्हीं चीज़ों को मुतवाजन ग़िज़ा खाएं, अच्छी ग़िज़ा खाएं। आज के बाद तो वाकई ताज़ी ग़िज़ा खाएंगे। अमल कर लेना अब आप इसमें। अच्छा, गले का कितना ख्याल रखते हो, क्योंकि आप सिंगिंग कर रहे होते हो, उसके लिए आपका गला ठीक होना बड़ा ज़रूरी है और सुरीला होना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये डेली प्रैक्टिस मांगता है गला। अगर जैसा कि अब रमज़ान गुजरा है, रमज़ान में बिल्कुल माइक को हाथ नहीं लगाया। अच्छा, लोग लेकिन प्रैक्टिसेस करते हैं, रमज़ान को कैच करते हैं कि इसमें अपने ऑफिशियल्स कर लिए, ऑडियो वीडियो कर लिए, लेकिन इसमें हमने इबादत की और रमज़ान को मतलब अच्छा चले माशाल्लाह, अच्छी बात तो है। उसके बाद भी अभी तक मतलब कोई प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन अब जो है, क्योंकि आगे इवेंट्स वगैरह हैं, तो गले को ठीक रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने गले की कमाई खानी होती है। तो गले का जो है, अभी आपका आज गला ठीक है ना? आज भी थोड़ा डिस्टर्ब है क्योंकि इसको उसमें डेली उस पर प्रैक्टिस ना हो। तो अभी आप देखेंगे मैंने फर्स्ट सॉन्ग गाया तो अभी से मेरा गला है गाना। अभी आप गाना हमें सुना सकते हैं ना? जी जी बिल्कुल, चलें गाना सुनते हैं रुमान से। जी थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रुमान हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम मज़े मज़े के गाने सुन रहे हैं, उनकी मज़ेदार बातें भी सुन रहे हैं। साथ डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बच्चों की जो है हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरह बच्चों का ख्याल रखा जा सकता है। अच्छा सर, गर्मी से बचने के लिए, बचाव के लिए क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए? बच्चों को कैसे गर्मी से बचाया जाए? बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए ये है कि आपका जो रूम है वो वेंटिलेटेड होना चाहिए, विंडोज और इनकी वेंटिलेशन ठीक हो, बंद कमरा नहीं होना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए जो 4 माह से ऊपर बच्चे हैं उनको पानी वाफिर मिकदार में देना चाहिए। पानी जो होता है 90% हमारी बॉडी है ही वाटर पे बनी, तो जब पानी दोगे तो आपके जिस्म का जो वाटर का लेवल होगा वो मेंटेन रहेगा, टेम्परेचर से बच्चे बचेंगे और गर्मी की हिद्दत भी कम होगी। और बाकी जो आजकल जैसे मौसम है, तरबूज का मौसम है, साफ सुथरा तरबूज लेके ये गर्मी का तोड़ है। और गन्ने का मौसम है, गन्ने का रस भी आप जायज मिकदार में साफ सुथरा बना के अपना बर्तन ले जाकर उसे लेके जिस लेवल का बच्चा है आप पिला। आज जैसे हमने बात भी की थी हेल्थ टिप के, गन्ने का रस जो है वो कितना जिगर के लिए इतना मुफीद है, मसाने के लिए इतना मुफीद है कि एक कुदरत की तरफ से तोहफा है। और कोशिश करनी चाहिए इस मौसम में गोश्त को कम से कम पकाया इस्तेमाल करें, तली हुई चीजें बहुत कम इस्तेमाल की जाए, क्योंकि वेजिटेबल्स और ग्रेन्स वगैरह वो भी कोशिश की जाए शोरबे वाली बनाई जाए। सही। तो ये है यानी कि गर्मी के एहतियात। और कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को 2 से 3-4 मरतबा दिन में नहलाना लाजमी है। अच्छा, जो छोटे बच्चे अभी जैसे शीखा बच्चे होते हैं जो भी पैदा होते हैं, उनको कौन कौन सी बीमारियां जो है वो लाहक हो सकती हैं, उसके हवाले से बताइए, क्योंकि बाज़ दफ़ा माओं को भी पता नहीं चलता कि बच्चे को एक्चुअली है क्या। और एक तो वो इतने छोटे होते हैं कि बता भी नहीं सकते कि आपको उसको पेन कहाँ हो रहा है, ये क्या उसको प्रॉब्लम है। अब स्टार्ट लेते हैं जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, इंट्रा यूट्राइन कैविटी में जब बच्चा होता है तो उसका एनवायरनमेंट एक और होता है। जैसे ही वो इस दुनिया में आता है तो एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। जैसे अब हमारा क्या मुआशरा है कि मामा है, दादा है, चाचा है, नानी है, जो भी हैं रिश्तेदार खड़े हुए हैं, तो एक हमारा सिस्टम है घुट्टी लगाना। हाँ जी। अच्छा, फिर एक भी नहीं लगाते, फिर 3-3 4-4 लोग घुट्टी लगा रहे होते हैं। उसमें पता क्या करते हैं, कोई मिठाई ले आता है, चीनी पड़ी है, जो चीज भी पड़ी है ना, किसी को कोई पता नहीं है मैंने हाथ धोया या नहीं धोया। जो चीज पड़ी है, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मिठाई पड़ी होती है, उस बच्चा जो पहला यानी कि अपना रेस्पिरेटरी जो मिठाई उठाते हैं उसके मुंह में लगा देते हैं। एक तो अनहाइजेनिक फिंगर है आपकी, दूसरा आप उस लेवल का बच्चा ही नहीं है जो आप मिठाई उसे फौरन मिठाई खिला रहे हैं। दूसरा मैंने देखा है कि गुड़ वगैरह भी देते हैं, गुड़ अब पड़ा हुआ है 2 साल का पड़ा हुआ है, उसे कवर्ड करके रखा है या नहीं रखा, उसकी भी बना के देते हैं। अब ये सारी जरासीमों वाली चीजें, इसको कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे पहले एक आदमी हल्की सी शहद जो है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया शहद में शिफा है। बिल्कुल। सबसे पहले एंटीसेप्टिक सोप से अपना हाथ धो, छोटी फिंगर जो है उसको थोड़ा सा टच करो और एक उसको आप लगा, दैट्स उसके बाद उसे साफ सुथरा। जब आप ये स्टार्ट कर देते हैं, उसको पैदा होते ही हमने जरासीम उसके मुंह में अपने हाथ से डाल दिए, तो उसके साथ क्या होगा? सबसे पहले तो हमें ये चीज ठीक करनी पड़ेगी। जैसे उसका यानी कि ये गुट्टी लगा दी अनहाइजेनिक, तो उसको क्या होंगे, अब मोशन स्टार्ट हो जाएंगे, मैदा खराब हो जाएगा।
जब मैदा खराब होगा तो आप मेडिसिन का सहारा लोगे, मेडिसिन का सहारा लोगे तो उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। हाँ। सारी चीजें कहां से बिगड़ रही हैं? आपके फर्स्ट उसकी रेस्पिरेशन से। तो सबसे पहले इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद मौसम जो भी हो, मदर फीड जैसी नेमत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। दूसरी लैक्टेशन से उसे ख्याल करना चाहिए। मदर फीड वाली जो यानी कि वो उसका कोई कंपेयर हो ही नहीं सकता। और 4 महीने तक, इवन के गर्मियों का मौसम भी है तो उसे पानी नहीं देना चाहिए। 4 महीने के बाद उसको कोशिश करनी चाहिए जो और 4 महीने वो अपनी माँ का दूध पिए। उसके बाद माँ का दूध भी दो। और होम मेड जो चीजें बनती है, मसलन केले को दही में मैश करके उसे इसके लिए भी हैबिचुअल होने के लिए उसे 1 से 2 महीने दरकार होंगे। अच्छा। ये नहीं है कि बच्चा पहले दिन उसको आप चम्मच भर के खिला देंगे। हाँ। तो उसकी आदत नहीं है, वो सकिंग करता है, मदर फीड करता है या दूसरी लैक्टेशन होती है। जैसे ही वो उसको आप 1 चम्मच बनाओगे तो उसे दोगे तो वो नहीं खा सकेगा, वो पीछे करेगा। हाँ। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ये तकरीबन 1 माह से 2 माह में बच्चा हैबिचुअल हो जाता है। तो उसमें ये कोशिश करनी चाहिए फ्रेश बनाओ, घर में जो चीज भी बनी हुई है, मसलन कीमा बना हुआ है, 1 पीस निकाल के उसे साफ सुथरा उसके मुंह में, वो कुछ खाएगा कुछ फेंकेगा। वो ये नेचुरल चीजें। और कोशिश करो मिसाल अजात से पहले, जैसे बॉइल्ड हो जाए उनको दो। हाँ, आलू मैश करके उसमें दे सकते हो, केला दे सकते हो, फ्रूट्स के छोटे छोटे पीस हैं, सेब दे सकते हो, उसको छोटे छोटे पीस करके उसे दो। वो 6 से 7 माह में वो हैबिचुअल हो जाएगा, खाने लग जाएगा। ये जो नेचुरल चीजें खाएगा उसका इम्यून सिस्टम ऊपर जाएगा। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है उसको आप सुनते रहे इस प्रीवियस उसमें कि कोरोना भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल। सबसे ज्यादा हमें ख्याल ही अपने उस बच्चे के इम्यून सिस्टम पे रखना चाहिए। और वो मुदरसा है उसकी वालदा को इन चीजों का ख्याल रखना। छोटी छोटी चीजें हैं, फीड कराने से पहले हाथ धो लिए जाए, अपने जिस्म को धो लिया जाए, और जिस बर्तन में, जिस पार्ट में या जो भी आप दे रहे हो उसको धो लिया जाए। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि एक माँ की ममता की मोहब्बत भी इसको कहती है कि ऐसा करना चाहिए। हाँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो बड़े सेंसिटिव होते हैं और उनकी केयर बहुत ज्यादा की जाती है बच्चों की स्पेशली। अच्छा, जिस तरह से हम चिकन पॉक्स की बात कर रहे थे तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो दाने पानी की तरह निकल आते हैं। हाँ, मीजल्स होते हैं, यानी कि ये 2 ज्यादा निकलते हैं। ठीक है। जिसे आप सुर्ख कहते हो, सुर्खा भी आप हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे स्पॉट से होते हैं, ऐसे छोटे 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 पूरी बॉडी पे होते हैं। और ये अगर निकल आए तो निकलने चाहिए। एक दफा क्लियर हो गए उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है। और चिकन पॉक्स ऐसे होते हैं जैसे उसमें पानी भरा होता है, राउंडेड होते हैं, उसके ऐसे हल्का सा ब्लैक टच होता है उसके। अच्छा। यानी कि ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। तो ये भी पूरी बॉडी पे निकलते हैं, इवन के जैसे बाहर निकलते जिस्म के इंटरनल पार्ट्स पे भी ये निकल सकते हैं। अच्छा, कुछ को होता है बचपन में निकल जाते हैं, कुछ को होता है कि वो जो है, ये मैक्सिमम यही है कि पीड्स की एज है 14 साल तक। मैक्सिमम जो है तकरीबन 70 to 75% ये इसी एज में निकल जाते हैं। खतरनाक भी हो सकते हैं सर? अगर एहतियात की जाए कोई इतना खतरनाक नहीं होते हैं। हमारे जो सादा लो इंसान है वो इनका क्या करते हैं कि जैसे निकल आया तो उसको कपड़े में दबा देना। लोग कहते हैं इसे बकरी का खीर पिला दो, और कोई कहता है इसे शहद दे दो, कोई कहता है इसे गर्म गोश्त दे दो। गर्म चीजें दे रहे होते हैं, ऊपर से उसको लपेटा हुआ होता है। हाँ, वो ज्यादा उसमें जब टेम्परेचर होता है तो टेम्परेचर की लिमिट है। जब हाई ग्रेड फीवर होता है तो फिर मेनिंजाइटिस हो जाता है, गर्दन तोड़ बुखार, दिमाग में वरम आ जाती है। वो लाइफ थ्रेट्स होते हैं, वो चीज लेके जाती है। क्या होती है कि उनकी काउंसलिंग नहीं होती, उनको नॉलेज नहीं होता। काज ऑफ उस मेनिंजाइटिस से, दिमाग में वरम आने से, उस हाई ग्रेड फीवर से डेथ होती है, ना कि उस चिकन पॉक्स से होती है। ठीक है, मतलब आप जो बेएहतियाती कर रहे होते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है कि उसका ख्याल कैसे करना है तो देन वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अच्छा, फिर उसको ये होता है सर, कुछ लोग तो कहते हैं कि मेडिसिन नहीं खानी चाहिए जब इस तरह के चिकन पॉक्स निकला है या खसरा निकला है, तो उसमें आप कोई भी इस तरह की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, बच्चों को देनी नहीं चाहिए कि जिससे वो रुक जाए या वो दब जाए और वो निकले ना? नहीं, उसमें ये होता है ना कि कोई चीज उसमें रोकनी नहीं पड़ती। अगर रोकने के लिए कोई मेडिसिन दोगे तो पॉसिबल है वो चिकन पॉक्स भी रुक सकते हैं। जब रुकते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं, जब बिगड़ जाते हैं तो वो डेंजरस होते हैं। अच्छा, अगर कोई नहीं है, हल्का फुल्का टेम्परेचर है, ईचिंग है, बॉडी पेन है, तो हल्की फुल्की को पेन किलर लेकिन होम मेड जो रेमेडीज है ना वो यूज करनी चाहिए।
मतलब क्या क्या मतलब लिक्विड का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, ज्यादा करना चाहिए, फ्रूट्स वगैरह दिए जाएं, जूसेस दिए जाएं, और उनको ज्यादा ठंडा नहीं करना चाहिए आम रूटीन का, और रूटीन की जो फीड है उसे देते रहो। अगर कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए उसमें, क्योंकि उससे कमजोरी नहीं होती। जब कमजोरी नहीं होती तो जल्दी वो क्लियर हो जाता है। अच्छा, ये तो ये है कि अभी सबको निकलते हैं, चाहे आप जितने भी न्यू बॉर्न बेबी हैं? नहीं, सबको नहीं निकलते। अच्छा, मतलब ये किसी किसी की बॉडी पर है ना, वरना मोस्टली तो ये कहते हैं कि ये आपकी जिंदगी में एक दफा आपको खसरा और चिकन पॉक्स, ये तो आपको निकलने ही निकलने हैं। तो इसमें काफी लगे, किसी को नहीं निकलते और किसी को निकल, लेकिन रेयर होते हैं, कम रेशियो है जिनको नहीं निकलते, नहीं मेजॉरिटी में निकलते, मोस्टली ज्यादा मेजॉरिटी में जो है वो उनको निकलते हैं। ठीक है, तुम्हें भी चिकन पॉक्स निकले हैं कभी? मुझे बचपन में जिस तरह बात कर रहे हैं वैसे चिकन पॉक्स का भी वो जो है ना, फिर पेन बर्दाश्त जो है ना, वो भी बड़ा मुश्किल से होता है, उसका पेन भी होता है। याद नहीं है क्योंकि मैं बच्चा था उस वक्त। आप बच्चे थे। चिकन पॉक्स में पेन उस पार्ट्स पे नहीं होता, बॉडी पेन होता है, ईचिंग होती है। वो स्पेसिफिकली जहाँ पे है वहाँ पे पेन नहीं होता, वो बॉडी का आपका वो जो असर वो आप, लेकिन आपको फील ऐसा हो रहा था कि यार ये जहाँ जहाँ निकले हुए मेंटली वो आपको पेन कर रहे हैं, डिप्रेस हो जाता है। हाँ। सारे देखते हैं, कहते हैं, बच्चे होते हैं चूंकि, तो वो कहता है कि मुझे क्या हो गया, क्या निकला, उस डिप्रेशन की वजह से और प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, चिकन पॉक्स मुझे तो निकले, मुझे तो अम्मा ने फूलों के साथ रख दिया। हाँ, ये भी बेतहाशा फूलों में दी हुए। इसमें हमारा नॉलेज पुअर है, लेकिन बुजुर्गों की ये जो है हाँ, बुजुर्गों की रवायती कुछ चीजें टोट के सफाई सुथराई, मकसद ये था। और उसमें लॉजिक है, बुजुर्गों की जो चीजें है ना, जी जी, वो हकायक पे मबनी है, यानी कि हमें उन बारे में इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो चीजें ये है मैंने देखा है अपनी लाइफ में, जो लोग अपने साथ फूल रखते हैं या सफेद कपड़े यूज करते हैं, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि वो जल्दी उनके हील हो जाते हैं। वो ऐसे ही है, अम्मा ने ऐसे वाइट कपड़े और जनाब वो इस तरह जो है फूलों के साथ जो रखना कि ये इससे जल्दी खत्म हो जाता है। तो माएँ तो वैसे ही बना कहते बड़ी केयरिंग होती है बच्चों के मामले में स्पेशली। अच्छा, क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके? अभी मेरे बोल्ड बीट्स पे 2 गाने आने हैं बहुत जल्द, सीजन 2 में। अच्छा, चलें इसके बारे में आपसे डिटेल जानते हैं अनुमान, लेकिन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, रुमान से हम बात कर रहे थे कि आप जो है वो क्या प्रोजेक्ट्स के हवाले से हम जान रहे थे? जी बिल्कुल, सीजन 2 बोल्ड बीट्स में मेरे 2 सॉन्ग्स आ रहे हैं, और इंशाल्लाह उसके बाद लजपाल का वीडियो है। ठीक है, लजपाल की वीडियो के बाद एक नेस्कैफे के लिए बातचीत चल रही है, दुआ कीजिएगा कि वो एक बड़ा एक चैनल है और बड़े उस पे क्या कहते हैं, एक कोक स्टूडियो के बाद नेस्कैफे हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा सुना जाता है। तो बस यही है अभी तक के जो प्रोजेक्ट्स हैं। चलें, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर यू, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अच्छा जी, रुमान से फिर एक और अच्छा सा सॉन्ग भी सुन लेते हैं, जो इनका एक बड़ा फेमस हमारे मुल्तान सुल्तान का सॉन्ग है जनाब। तो हमने सोचा कि चलें, मुल्तान हमारा अपना शहर है हमारा, और उसके बाद जो है अगर उसके में सॉन्ग सुन लें तो क्या ही बात है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। और एक बड़ा जज्बा सा मुल्तान सुल्तान का, रुमान ने जैसे ही सॉन्ग गाया था और तमाम, क्योंकि इस टाइम PSL का मैचेस चल रहे थे और मुल्तान सुल्तान तो माशाल्लाह ऐसे छक्के चौके लगाई जा रहा था। हाँ बिल्कुल जी, ऐसे था क्योंकि मुल्तान सुल्तान का उस वक्त रोही भी मीडिया पार्टनर था, 24 भी। हाँ जी, तो बड़ी हाइप मिली थी। रोहित चैनल ने बहुत ज्यादा मुझे जो है वो हाइप दी, 24 चैनल्स ने भी, क्योंकि मैं मुल्तान से ही था, तो मुल्तान सुल्तान हो गया, फिर मुल्तान सुल्तान हो गया, फिर वो बड़ा फेमस आपका ये माशाल्लाह पूरे उसमें लोगों ने बड़ा मुझे पाकिस्तान की आर्टिस्ट के नामों में लिखवा दिया। हाँ, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, तो इसके साथ ही अभी और क्या प्लान्स हैं, क्या करना है? सिंगिंग को ही आगे लेके चलना है या नहीं? मैंने अभी या कोई और प्लान्स हैं? प्लान्स अभी कुछ चेंज कर रहा हूँ, शायद हो सकता है म्यूजिक 2023 के बाद खत्म ही कर दूं। अच्छा, क्यों? हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं कि हर इंसान की लाइफ में हर्डल्स आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 2023 के बाद शायद मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं। अच्छा, लेकिन
अभी तक का जो प्रोसेस है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर इतनी मेहनत की है। हाँ, क्योंकि वो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है हमने कतर तो में। देखा कि इतने टाइम से हाँ जी आपके बिल्कुल, फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है कतर में, तो वहाँ पे मेरे बड़े भाई भी वहाँ होते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे आओ और 8 मंथ्स के लिए, 8 मंथ के लिए नहीं, मुझे लग रहा है कि 8 सालों तक के लिए बुला रहे हैं। ये उनके बुलाने का बहाना है ना, जाहिर सी बात है भाइयों का या आपकी फैमिली में कोई इस तरह मेंबर हो जो आपको अपने बिजनेस के साथ अटैच करना चाह रहा होता है, तो उससे बचने के लिए मैं वैसे पीएचडी करने जा रहा हूँ ताकि वहां ना जा सकूं। वैसे मेरा बीओपी में मैंने इंटरव्यू है मेरा कुछ दिनों तक। अच्छा अच्छा, जॉब के लिए। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जॉब के साथ साथ म्यूजिक को कंटिन्यू कर सकता हूँ। अगर कतर चला गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। सही, चलें जो भी हो वो कहते हैं ना आपके हक में बेहतर हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, एक तो हो गया हम चिकन पॉक्स से हमने वजूहात क्या होती है वैसे ये चिकन पॉक्स का निकलना और खसरे का निकलना, क्या वजूहात होती है? सेंसिटिविटी होती है। अच्छा, ब्लड के मसाइल होते हैं, यानी कि ठीक है, उसमें जो होते हैं जिसकी सेंसिटिविटी होती है, और नेचुरली तौर पे ये इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए ये ब्लड का जब उसका सर्कल अपसेट होता है तो उस वजह से ये हो जाता है। अच्छा, तो सिर्फ बच्चों में और भी देखे ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मुझे खैर पेन में बहुत से न्यू बॉर्न बेबी भी होते हैं ना, उनमें बड़े मसाइल होते हैं। जिगर का आजकल बड़ा मसला है, वैसे ये सर क्या कॉजेज है, इसके हवाले से भी बताइए। जिगर का ये टोटल आपकी नाकिस फीड आ रही है, टोटल जो ये स्प्रेज वगैरह वेजिटेबल पे स्प्रेज करते हैं, और गोश्त को देख लो, ब्रॉयलर 30 दिन में तैयार है, उसकी फीड में स्टीरॉइड डाला जाता है। सही, आजकल तो वो ट्रेंड ही खत्म हो गया ना, रोमान साहब बचे हुए हैं देसी खानों के लिए बाकी तो आजकल घर में देसी मुर्गा लेके जाओ, मेरे ख्याल में नहीं खाते, तो वो ब्रॉयलर पे लगे। 30 दिन में जो ब्रॉयलर तैयार हो रहा है तो उस पर स्टीरॉइड पे जब तैयार होता है तो उसके साइड इफेक्ट तो आने हैं। दूसरा, वेजिटेबल्स पे इतनी स्प्रे कर दी जाती है, उसको भी जब लाते हैं आप पकाते हैं तो वो भी उसकी मैदा नहीं जाना है। मैदा और जिगर अटैच, वैसे तो पूरी बॉडी अटैच होती है, दोनों नेबर्स में, तो उस पर ज्यादा इफेक्ट होता है। और टोटल मिलावट शुदा, नमक देख लो, मिर्च देख लो, चीजें जो है वो प्योर नहीं रहेगी, प्योर नहीं रहेगी, प्योरिटी नहीं रहेगी। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे नीचे का पानी अब इतना पोल्यूटेड हो गया है, कोई बॉयल ही नहीं करता। बच्चों में ये अरकान बहुत ज्यादा है, हेपेटाइटिस जो है वो बहुत ज्यादा, इसी पानी की वजह से मेन हमारा जो फैक्टर है। ये दूसरी बातें भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हमारा जो नीचे वाला पानी है इतना गंदा पानी है कि हमारा यानी कि मेन हेपेटाइटिस का या लेफ्टीज जो बड़ी होती हैं, जरकान जॉन्डिस जिसे आप कहते हैं, तो ये हमारा पानी नाकिस है। सही, और उस पे थोड़ी सी हम मेहनत नहीं करते। साफ पानी जो है वो पीने को, वो अगर आप पिए तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। रुमान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो का हिस्सा बने और अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हमें सुनाए। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।